वालेकुम डे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज भी एक और नए नावल के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। वो वक्त से पहले खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती, पर्दे की ओर से झांकती और जो ही वो नजर आता जैसे सारी दुनिया थम सी जाती। कौन है ये लड़का, कहाँ जाता है, हमेशा लाल हुडी ही क्यों पहनता है। ये सवालात इसके जहन में गूंजते रहते। वो इस अजनबी लड़के की पिक्स खामोशी से अपने मोबाइल में कैद कर लेती थी। ये अमल इसे बेहद दिलकश लगता, जैसे कोई अनोखा राज हो। फिर वो बार बार इन पिक्स को देखती और मुस्कुरा उठती। मामूल के मुताबिक आज भी वो खामोशी से लाल हुडी वाले की पिक्स लेने में महव थी कि अचानक इसे एहसास हुआ जैसे वो लड़का इसे देख चुका है। घबराहट के मारे वो थोड़ा पीछे हटी और पर्दे के पीछे छुप गई, जैसे आज पकड़ी गई हो। खौफ से इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या लाल हुडी वाले ने मुझे देख तो नहीं लिया। घबराहट की वजह से इसकी सांसें बेतरतीब होने लगी थी। अब क्या होगा, या अल्लाह, कहीं वो मुझे ख़राब लड़की ना समझ बैठे। कहीं इसे अजीब ना लगे कि मैं इसे छुप छुप कर देखती हूँ और पिक्स भी लेती हूँ। और अगर इस लड़के ने हमारे घर की बेल बजाकर मेरी शिकायत अम्मी से लगा दी, मेरी तो इज्जत का जनाजा ही निकल जाएगा। चंद लम्हा तक वो खिड़की से ज़रा परे बेचैन खड़ी रही। अब मुझे ज़रा देखना चाहिए वो लड़का क्या कर रहा होगा। धड़कते दिल के साथ इसने आहिस्तगी से खिड़की का पर्दा सरकाया और बाहर झांकने लगी। यकायक नज़रें टकराईं। उसकी तेज़ गहरी नज़रें जैसे सीधा दिल पर आ लगी हों। लाल हुडी वाला लड़का इसे देख चुका था और वो गुस्से के तूफान में उबलता हुआ सीधा उसके घर की सिमत बढ़ रहा था। उसकी सांसें जैसे रुकने लगी, दिल उछलकर हलक में आ गया हो। या अल्लाह रहम कर दे, आज तो मैं गई। ये लड़का ज़रूर अम्मी से शिकायत लगाएगा और फिर मेरी खैर नहीं। डरो खौफ के मारे दिमाग तेज़ रफ्तार से चलने लगा, जैसे अचानक उसमें वाईफाई लग गया हो और हर तरफ से बचने की तरकीबें आ रही हों। अचानक बचाव का ख्याल झमाके से जहन में आया। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दुपट्टे को संभाला और तेज़ी से जीने उतरने लगी, जैसे खुद को किसी तूफान से बचाने जा रही हो। वो तकरीबन दौड़ती हुई नीचे पहुंची। नीचे का माहौल मुकम्मल तौर पर पुरस्कून था। उसने इत्मीनान का सांस दिया। अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, वो मार्केट गई हुई थी और अब्बू दफ्तर जा चुके थे। मासी आबदा घर की सफाई सुथराई में जुटी हुई थी। आबदा आंटी इधर आए, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बात सुने जल्दी से मेरी। इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आबदा की नज़रें हामती कामती इस लड़की पर पड़ी। फ़ौरन वो काम धाम छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी और चौंक कर बोली, खैरियत है रक्षी बीबी, ऐसा लगता है जैसे आपके पीछे कोई भूत पड़ा है। अब वो वक्त ज़ाया के बिना नॉन स्टॉप बोलना शुरू होगी। आबदा आंटी, अभी एक लाल हुडी में मलबूस लड़का आएगा, वो कुछ भी कहे उसकी बातों पर कान ना धरना, उसे डांट देना, सख्ती से बात करना। दरअसल आंटी आज मौसम बहुत खूबसूरत था, बादलों की छाँव दिल को भा रही थी, तो मैं आसमान की पिक्स ले रही थी। बस वो लड़का ना जाने क्या समझ बैठा। उसे लगा कि शायद मैं चोरी चोरी उसकी पिक्स ले रही हूँ। वो मेरी शिकायत करने आ रहा है। अगर आपने आज मामला संभाल लिया तो मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूँगी और बतौर नाम 500 रुपये का करारा नोट भी आपको दूंगी। लेकिन प्लीज़ ये बात अम्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। समझ गई ना आप सब मामला। 500 रुपये का सुनते ही आबदा की आंखों में चमक आ गई, जैसे अचानक सफाई के दौरान ख़जाना मिल गया हो। वो पुरजोश अंदाज में बोली, रक्षी बीबी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ ना, सारा मामला संभाल लूँगी। उस लड़के की ऐसी खबर लूँगी कि सारी खुशफहमियाँ अड़ंचू हो जाएंगी। इतने में बेल बजी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल हुडी वाला दरवाजे की बेल पर उंगली रखकर भूल ही क्या हो। बेल की आवाज़ सुनते ही उसने छुपने के लिए दरवाजे के पीछे पनाह ली। आबदा ने आस्तीन चढ़ाते हुए ऐसे धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला जैसे मैदान जंग में जाने वाली हो। दरवाज़ा खोलने से पहले आबदा ने एक नज़र रक्षी पर डाली, जो दरवाजे के पीछे इस तरह दुबकी खड़ी थी जैसे व्हाट्सएप पर किसी बंदे को गलती से आई लव यू सेंड करके रंगे हाथों पकड़ी गई हो। देखो रक्षी बीबी, डरो नहीं बिल्कुल भी। अब फिल्म शुरू होने वाली है और ये सीन मेरा है, तुम बस देखती जाना मैं करती क्या हूँ उस लड़के के साथ। और हाँ, अगर तुम्हें हंसी आए तो अंदर ही दबा लेना, कहीं भांडा मत फोड़ देना। ये कहते हुए आबदा ने जाले झाड़ने वाली लंबी झाड़ू उठा ली ताकि लड़के पर रोब जमाया जा सके। दरवाज़ा बड़े धड़ल्ले से खोला गया था। झाड़ू लहराते हुए वो ज़ोरदार आवाज़ में बोली, क्या है ये बेहूदगी। क्या तुम मेरे मामे के पुत्र हो जो इतना फ्री होकर बेल बजाए ही चले जा रहे हो, बदतमीज़ लड़के। आबदा की ओवर एक्टिंग अरूज पर थी। उसके सामने लाल हुडी में मलबूस लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा खूबरू नौजवान खड़ा था, जिसके चेहरे पर घनेरी दाढ़ी थी। तने तेवर, मुठियाँ, भिंचे नजरें ऐसी खूनख्वार जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हो और डिलीवर ना हुआ हो। अब वो गरजदार आवाज़ में मुखातिब था, आंटी बुलाएं ज़रा उस लड़की को, आज दिमाग दुरुस्त करके जाऊँगा। क्या समझती है वो खुद को। वैसे गरजा था जैसे कोई पुलिस वाला छापा मारने आया हो। दरवाजे की आड़ में छुपी रक्षी की स्मात से जैसे जब उस लाल हुडी वाले की करख्तगी मगर दिल दबाती आवाज़ टकराई तो बजाय डरने के वो दिल थाम कर बैठ गई। दिल ने ऐसी हड़बड़ाहट से धड़कना शुरू किया जैसे अलार्म का बज इस वक्त बज उठा। उफ, ये बंदा है या साउंड सिस्टम। उससे में भी ऐसे बोल रहा है जैसे शायरी कर रहा हो। अब कोई आशिक ना बन बैठे तो क्या करे। उसका दिल चाहा फ़ौरन सामने आकर ड्रामाई अंदाज में कह दे, मोहतरम लाल हुडी वाले साहब, मैं हाजिर हूँ, जो भी जुर्म है सज़ा कबूल है। मगर फिर अकल ने कान खींचे। चुप करके बैठी रहा इधर ही और ज़रा होश कर, वो तुझे देखते ही तेरी चटनी बल्कि ऑमलेट बना देगा। सो रक्षी ने अपनी जगह संभाली और दिल को समझाया, फिलहाल हैंडसम की आवाज़ से काम चला लड़की, शक्ल देखने का रिस्क ना ले। लड़के के तेवर देखकर आबदा एक सेकंड के लिए चौंकी थी, मगर फिर झाड़ू उसकी तरफ लहराते हुए बोली, ओ लाल हुडी वाले लड़के, आवाज़ नीचे, ज़्यादा बकवास नहीं करना मेरे साथ। ये तुम्हारे बाप दादा का घर नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा। यहाँ पर हरदर्मी नहीं चलेगी। ऐसे बात करते हैं बड़ों से,
तुम्हें किसी ने बड़ों को सलाम करना नहीं सिखाया? आपदा ने दावा बोल दिया। वो हर तरफ से उस पर हावी हो चुकी थी। बेचारा लाल हुडी वाला लड़का जो गुस्से में दंदनाता हुआ रक्षी का दिमाग दुरुस्त करने आया था, आपदा की बातों पर हड़बड़ा गया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। वालेकुम सलाम। अब बताओ मसला क्या है, लेकिन शॉर्टकट में। मेरे फेशियल का टाइम हो रहा है, ब्यूटी पार्लर जाना है। दरवाजे के पीछे छुपी रक्षी की हंसी अब कंट्रोल से बाहर थी। वो मुंह पर मजबूती से हाथ जमाए दोहरी हुई जा रही। आंटी, वो दरअसल आपके घर में जो ऊपर वाला कमरा है, वहाँ अभी कुछ देर पहले एक लड़की खिड़की में खड़ी थी और वो अपने मोबाइल से मेरी पिक्स ले रही थी। आप कैसी माँ हैं, कुछ खैर खबर रखें। आपकी बेटी खिड़की के पर्दे में से छुपकर लड़कों की पिक्स लेती है। हम तो ऐसी ही माँ है भैया। अब जो तुझसे बनता है वो कर ले। चल निकल अब यहाँ से। वो तेजी से दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, मगर उसने फुर्ती दिखाते हुए अपना हाथ दरवाजे के दरमियान में रख दिया था। आंटी, बुलाएं उसे फ़ौरन। मुझे इस लड़की का दिमाग ठीक करना है। क्यों ले रही थी वो मेरी पिक्स? आपदा ने आंखें छोटी की और फिल्मी स्टाइल में गर्दन घुमाई। ओहो, क्या बात है तुम्हारी? कहीं तुम शाहरुख खान तो नहीं, या किसी चॉकलेट के इश्तेहार की शूटिंग कर रहे थे यहाँ सड़क पर? अगर इतना ही खूबसूरत हो बाबू और साथ पर्दों में रहने का शौक है तो अपनी इस लाल हुडी के साथ एक हरा नकाब भी लगवा लो। बढ़ाया ऑस्ट्रेलियन तोता कहीं का। अल्लाह तौबा तौबा, बड़ी खुशफहमी है आजकल के बेरोज़गार लड़कों को। काम काज कुछ करते नहीं, बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। 2.5 मन का बोझ बने बैठे हैं माँ बाप पर। ऊपर से अकड़ देखो, कोई इनकी तस्वीर भी नहीं ले अब। हाँ हाँ, वो कहकर लगा हंसी थी। बस बहुत हो गया आंटी जी, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप मुसलसल मेरा मजाक बनाए जा रही हैं। इसके लहजे में अफसोस नमाया था। आखिर वो बोल पड़ा। छोटों को अदब एहतराम का सबक पढ़ाने वालों को भी चाहिए कि पहले वो खुद उनसे नरमी शफकत और इज्जत से पेश आएँ। जहाँ तक बात है गलती की, तो हकीकत यह है कि कसूर आपकी बेटी का है, मगर अंदाज़े गुफ्तगू आप अपना सख्त रख रही हैं। खैर, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मगर जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा। आज की नौजवान नस्ल किसी पर बोझ बनने की कायल नहीं। आला तालीम के बावजूद जब नौकरी नहीं मिलती तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते, बल्कि मेहनत मजदूरी को तरजीह देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। दरवाजे के पीछे छुपी रक्षी की आंखें हैरत से फैल गईं जब इसे पता चला कि लाल हुडी वाला लड़का दरअसल कंप्यूटर टीचर है। कंप्यूटर टीचर? रक्षी ने दिल ही दिल में बार बार दोहराया था। रात के खाने के बाद वो अपने लॉन में चहलकदमी कर रही थी। इस दौरान इसके वेले दिमाग में एक शानदार प्लान आया। क्यों ना मैं इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँ जहाँ वो लाल हुडी वाला कंप्यूटर टीचर है। मगर फ़ौरन ही इसका जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। पर वो लड़का तो मुझे पहचान चुका है, पिक्चर्स लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हूँ मैं। वो फल्ला, अब क्या होगा? अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई तो वो खुशी से उछल पड़ी। ओ तेरी खैर, मैं इंस्टीट्यूट हजाब में जाया करूँगी। बिल्कुल नया रूप, नई शनाख्त, नई लड़की। वो मुस्कुराई जैसे कोई खुफिया एजेंट मिशन पर जाने से पहले अपना कोर प्लान कर रहा हो। कंप्यूटर सीखने के साथ साथ अब खेल होगा दिल का, और मास्टर साहब को पता भी नहीं चलेगा कि शागिर्दनी कौन है। इस काम के लिए उसे अपनी सबसे करीबी दोस्त सादिया की मदद दरकार थी। वो हर अहम बात उससे मशवरा किए बगैर नहीं करती थी। वो दोनों ना सिर्फ हम उम्र थी बल्कि एक ही मोहल्ले में रहती थी। मैट्रिक भी साथ किया था और अब एक ही कॉलेज में तलीम हासिल कर रही थी। वो चाहती थी कि सादिया इसके साथ इंस्टीट्यूट में दाखिला ले ताकि वो ये नया सफ़र भी एक साथ शुरू कर सकें और खूब इंजॉय करें। ये सोचते ही उसने मोबाइल उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ौरन अपने घर आने का मैसेज सेंड कर दिया। ऐसी क्या मौत पड़ गई थी जो इस वक्त मुझे मैसेज करके बुलाया? कल ही तो हम कॉलेज में मिले थे। सब खैर है ना? उसकी आवाज़ में बेचैनी और इसराब था। सांसें बेतरतीब और लहजा लर्ज रहा था, जैसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए फिक्रमंद हो। सादिया को इस हालत में देखकर वो अपनी हंसी रोक ना सकी और एक ज़ोरदार कहका लगाया। फिर इसे तसल्ली देते हुए बोली, सब कुछ ठीक है मेरी जान, पहले आराम से बैठ और सुन सारा माजरा। आज लाल हुडी वाले ने क्या तमाशा किया हमारे दरवाजे पर। फिर उसने सारा किस्सा अलिफ से लेकर ये तक बड़े मज़े से उसे सुना डाला। तमाम बातें सुनकर सादिया का मुँह हैरत से खुला का खुला रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये सब कुछ हुआ है। उसकी आंखों में परेशानी और शदीद हैरत थी। वो गुस्से में फट पड़ी थी। बेशरम, बाज आजा, अब ना किया कर अजनबी लड़कों की पिक्स। कल भी मैंने तुझे कितना समझाया था मगर सब बेकार ही गया। रक्षी, मैं डरती हूँ कहीं तेरी इन शरारतों की वजह से कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। सादिया मेरी जान, डरो खौफ को कर दे बाय बाय। अब एडमिशन की तैयारी कर बस, क्योंकि वक्त आ गया है ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। वो आंखों में चमक और दिल में उम्मीदें लिए बोल रही थी, जैसे हर लफ्ज़ में खुशी और अरमान छुपा हो। कहाँ? मेरा मतलब है एडमिशन कहाँ लेना है? इंस्टीट्यूट में। और कहाँ? हाय, वो हैंडसम सा लड़का मेरा टीचर होगा और मैं उसकी बावली स्टूडेंट। पागल हो गई है क्या तू? ना बाबा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटर के बाद मेरी शादी हो जाएगी। वो होंठ सकेटते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। शादी शादी शादी, थक गई हूँ मैं तेरी शादी की बातें सुन सुनकर। कितना शौक है तुझे शादी करने का और फिर उसके बाद 1 दर्जन बच्चों की लाइन लगाने का। अब यही ज़िंदगी रह गई है हम लड़कियों की। बेवकूफ़ लड़की तो शादी के चक्करों में पड़कर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना छोड़ देगी क्या? वो नॉन स्टॉप बोले चली जा रही थी। पागल नहीं बन रक्षी, सॉरी, मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी यार। मेरी शादी है, समझ नहीं रही है तो बस चुप कर जा मरी हुई औरत। मैं तेरा सर फाड़ कर कैपरी सैनमा के सामने फेंकाऊंगी अगर अब तो अपनी इस फजूल सी शादी बीच में लाई तो। और वैसे भी कल नहीं हो रहा तेरा निकाह। रक्षी, बस बहुत हो गया, हद होती है किसी बात की भी। शादी मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है और तू उसे हंसी का 3rd क्लास स्टेज ड्रामा समझकर बकवास किए जा रही है। मैं नहीं ले सकती एडमिशन। उसने 2 टोक फैसला सुना डाला। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। वो कान पकड़े उसके सामने बैठी थी। देख सादिया मेरी बहन, ऐसा कर तू सिर्फ एडमिशन ले लेना, बस कुछ दिन इंस्टीट्यूट जाना और फिर जाना छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूँगी। प्लीज़ बस यहाँ तक मेरा साथ दे दे। तेरी वजह से मुझे परमिशन मिनटों में मिल जाएगी, वरना अम्मी का तुझे पता है मना ही कर देंगी यार। वो लाल हुडी वाले के चक्कर में इसकी मिन्नतें करी थी कि किसी तरह से छलांग लगाकर वो इस हैंडसम तक पहुँच जाए, उसे पागलों की तरह
तरह बोलता देखकर वो चला उठी थी। रक्षी, दिमाग ख़राब हो गया तेरा, होश के नाखून ले, एक अनजान लड़के के लिए इतनी उतावली ना बन। पता नहीं कौन है, कहाँ रहता है, और आजकल के लड़कों का कोई दीन ईमान भी नहीं, जो नज़र आता है वैसा होता नहीं है। छोड़ इन चक्रों में मत पड़, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वो उसे समझा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी इसके अजीज़ सहेली किसी भी किस्म की मुसीबत में मुब्तला हो। अच्छा, अब ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है भाई। ज़िंदगी का सवाल है, ये लाल हुडी वाले का सवाल है। और अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बाद इस लड़के ने तुझे घास नहीं डाली तो? उसने अपनी बिखरी जुल्फ़ों को उंगली में घुमाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, घास तो इसके अच्छे भी डालेंगे, आखिर क्या कमी है मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, चश्मिश हूँ, होंठ के आसपास तिल है और गालों पर गहरे डिम्पल पड़ते हैं। मुझ में हर वो क्वालिटी मौजूद है जिसकी डिमांड आजकल के लड़के मुँह फाड़ फाड़ कर करते हैं। वो हंस हंस कर बेहाल हुई जा रही थी। और हाँ, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद भी हूँ, 2 ट्रक भरकर जहेज़ देंगे मेरे अब्बू जी। ये मजाक नहीं हो रहा रक्षी, ज़िंदगी खेल नहीं है, ख़ासतौर पर हम लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रक्षी, मोहब्बत में जब ब्रेकअप होता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान हम लड़कियों का ही होता है। लड़के तो सिगरेट के धुआं में अपना दुख उड़ा देते हैं, लेकिन हम लड़कियां घंटों रोती बिलखती रहती हैं और फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं। बाज आ जा रक्षी, और इस बार ब्रेकअप के बाद मैं तुझे बिल्कुल भी तसल्लियाँ नहीं दूंगी, उसे समझा रही थी। इतना शक नहीं कर सादिया, अरे आजकल के लड़के इतने बुरे भी नहीं हैं जितना हम लड़कियों ने समझ रखा है। वैसे भी मैं लाल हुडी वाले को अपना दिल दे बैठी हूँ। क्या वाकई तो सीरियस है? वो उसकी आंखों में झांकते हुए हैरानगी से पूछ रही थी। हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ रक्षी, तो उससे पहले भी 2 बार मोहब्बत की बाजी लगा चुकी है, हर बार नतीजा ब्रेकअप की सूरत में निकला। आखिर मिला क्या तुझे? अरे यार, चलता है ऐसे बेनियाजी से कंधे झुकाए यार, पहले वाले सब क्रश थे और ये इश्क है। इश्क में नाकामी किसी हाल में मुमकिन नहीं। वैसे भी वो मेरा मैट्रिक का इश्क था, नासमझी के दिन थे, छोटी थी ना मैं, अकल नहीं थी मुझे। और अब ये कौन से वाला इश्क है तेरा? हाँ हाँ, अब ये फाइनल इश्क है, तेरी कसम। इश्क आखिरी है, वो मेरी ज़िंदगी है। वो बकवास नहीं कर रक्षी। सादिया ने उसे शौक होते देखकर तंजिया अंदाज में तालियां बजाई। वाह वाह वाह, जैसे मैं जानती नहीं हूँ दिल फेंक औरत, जहाँ कोई हैंडसम लड़का देखती है वहीं फिसल कर बैठ जाती है। वो मुंह पर हथेली जमाए हंस रही थी। सादिया की बच्ची ज़्यादा खीखी ना कर। रक्षी ने गहरा सांस लिया, आंखों में ख्वाब सजाकर बोली, ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे संजीदा फैसला है। ये दिल लगी नहीं है, ये वो इश्क है जिस पर कहानियाँ लिखी जाती हैं, जिस पर शायरी होती है, जो दिल की गहराइयों से निकलकर ज़िंदगी बदल देता है। यार, लाल हुडी वाला मेरी आखिरी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम। एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी उसे पाने के लिए, बस एक बार घुस जाऊँ उसके इंस्टीट्यूट में, फिर देखना इसे तेरा जीजा ना बना दिया तो मेरा नाम रक्षी नहीं। अच्छा, लाल हुडी वाले का इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये सब मालूमात तो कर ले पहले, सादिया ने अपनी पगलू दोस्त को इशारे से देख कर पूछा था। मोहब्बत अब भी शिद्दत से की जाती है, अफसोस अब ये फीलिंग टेम्परेरी समझी जाती है। अब इज़हार ज़ुबान से नहीं, इमोजीज़ में होता है। खतूत की जगह टाइपिंग होती है। पहले इंतज़ार दरवाजे पर होता था, अब इंतज़ार ऑनलाइन होने का होता है। पहले लोग आंगन में चांदनी देखकर महबूब को चुपचाप याद करते थे, अब चांद की तस्वीर स्टोरी पर लगाकर महबूब को खूब बदनाम करते हैं। मोहब्बत अब भी शिद्दत से की जाती है, मगर ब्लॉग और अनब्लॉग के दरमियान झूलती है। अब बात करने में पहल नहीं की जाती, बल्कि ऑनलाइन देखकर इंतज़ार किया जाता है कि शायद वो खुद ही बात कर ले। अब नज़रअंदाज करने को स्पेस देना कहा जाता है, और रूठने पर मनाने की बजाय लास्ट सीन चेक किया जाता है। पहले महबूब की आवाज़ सुनने के लिए दिल तड़पता था, अब वॉइस नोट्स रखे जाते हैं मगर सुने नहीं जाते। पहले आंखों में आंसू मोहब्बत की अलामत है, अब स्टेटस पर सैड सॉन्ग्स लगाने को मोहब्बत समझा जाता है। मोहब्बत अब भी शिद्दत से की जाती है। पहले कोई रूठ जाता था तो दिल टूट जाता था, अब मुस्कुरा कर कह देते हैं जाओ जैसे तुम्हारी मर्जी। पहले बातें तवज्जो से सुनी जाती थी, मगर अब सीन होने के बावजूद बिजी हूँ यार कहा जाता है। पहले किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती थी, अब न्यू फॉलोअर्स की तादाद दिल को खुशी देती है। पहले मीठे लफ्ज़ सुनकर दिल को करार आता था, अब सीन बाई का निशान देखकर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। पहले दिलों में मोहब्बत की रहाइश होती थी, अब मोहब्बत मेमोरीज़ की गैलरी में बैठी होती है। मोहब्बत अब भी शिद्दत से की जाती है। पहले दिल की धड़कन सुनकर दिल की बात समझ आती थी, अब टाइपिंग देखकर केक का जवाब आता है। पहले चेहरे मकारी से पाक मासूम नज़र आते थे, अब तस्वीरें फ़िल्टर से गुजरकर बनावटी नज़र आती हैं। पहले हम एक दूसरे के लिए फ़ेवरेट होते थे, अफसोस फिर म्यूटेड की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। लड़की को देखकर अगर किसी लड़के का दिल धड़क उठे, वो चुपचाप दूर से उसकी एक झलक देखकर खुश हो जाए और बस इतना चाहे कि कभी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, तो दुनिया फ़ौरन फतवा लगा देती है कि ये लड़का आवारा है, ठरकी है, टाइम पास कर रहा है। हालांकि उसके दिल में कोई फ्रेम नहीं होता, कोई बदनीयती नहीं होती, सिर्फ एक खामोश सी चाहत होती है जो लफ्ज़ों में नहीं, दिल की गहराइयों से एहसास बनकर सांसों में बसी होती है। क्योंकि हर लड़का चपड़ी नहीं होता है। उसके बरक्स जब लड़की अपने कमरे की खिड़की से छुप छुप कर गैर लड़के की पिक्स ले उसके इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए मरी जाए, उसके दीदार की दुआएं मांगे, उसके साथ ज़िंदगी के ख्वाब बुनने लगे, तो लोग कहते हैं उफ कैसी सच्ची चाहत है। यानी लड़की की मोहब्बत पाकीज़ा जज्बा और लड़के की मोहब्बत फ़रेब धोखा। ऐसा क्यों? सच तो यह है हर बार लड़का दिल लगी नहीं करता, कभी कभी वो भी सच्चे दिल से चाह रहा होता है, बेलौस, खामोश और पूरे एहतराम के साथ।
वो कॉलेज हॉल में मुसलसल ठहर रही थी। उसके चेहरे से बेचैनी साफ झलक रही थी। नज़रें कभी घड़ी पर जाती, कभी क्लासरूम के दरवाजे की जानब। सादिया इंग्लिश का पीरियड लेकर क्लासरूम से बाहर निकली। वो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी, फिर दोनों हाथ कमर पर रख कर रुक गई और नाराज़ सी शक्ल बनाकर बोली, यार सादिया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, कितनी देर लगा दी तूने। उसने बैग कंधे से खिसका कर पीछे की और इत्मीनान से बोली, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ मिस रक्षी, तेरी तरह गप्पे मारने या खाली हॉल में बेमकसद टहलने नहीं। अच्छा, मैं गप्पे लगाने आती हूँ? उसने आंखें घुमाई और मसनूई नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया। हाँ हाँ, तू तो वज़ीर तलीम है ना। अच्छा छोड़, अब ये पढ़ने पढ़ाने की बातें, मैं तुझे एक बड़ी खबर देने वाली हूँ। उसने खींचकर उसका बाजू पकड़ा। अब क्या नया तमाशा है भाई रक्षी? रक्षी ने नजरें इधर उधर दौड़ाई और फिर पुरजोश अंदाज में बोली, लाल हुडी वाले का खोज लगा लिया है माँ बदौलत ने। क्या? वो हकलाई, क्या मतलब तूने पता भी लगा लिया? रक्षी का चेहरा चमक उठा। हाँ ना, मैंने उसकी पूरी जन्म कुंडली निकलवाई है। वो हैरान थी, जैसे समझ ना पाई हो। पर कैसे, कब, तूने ये सब किया कैसे? उसने एक अदा से पलके छिपकाई और हंसते हुए बोली, यार मैंने नोमी को इस मिशन पर लगा दिया था। ये बच्चा हमारे मोहल्ले का मंजा हुआ खबरी है। मैंने नोमी को 300 रुपये दिए और कहा, लाल हुडी वाले के पीछे लग जा। कहाँ जाता है, किस वक्त आता है, सब मालूम करके मुझे पक्की रिपोर्ट बना कर दे। सिर्फ 300 रुपये? सादिया ने कहका लगाया। कम से कम 500 रुपये तो देती कंजूस, इतना बड़ा मिशन था ये। अरे बावली, मैं नौकरी थोड़ी ना करती हूँ और हमारे मोहल्ले में जासूसी के इतने ही रेट चल रहे हैं। बेटा, आदत ख़राब नहीं करती मैं लोगों की। और सुन सादिया, उस लड़के का नाम भी पता चल गया है मुझे। उसने राजराना अंदाज में नजरें घुमाते हुए कहा। शायरी, कैसा प्यारा नाम है ना, जैसा नाम वैसा ही वो खुद भी। और यार, वो अपने इंस्टीट्यूट का सबसे काबिल कंप्यूटर टीचर है। बस सादिया, अब एडमिशन की तैयारी पकड़, आज शाम को सीधी शराफत से मेरे घर आ जाना। मगर वो क्यों रक्षी? यार, मेरे अब्बू से एडमिशन के सिलसिले में बातचीत करने। और क्यों पिटवाएगी यार तू मुझे अंकल से? अरे नहीं सादिया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तू एडमिशन की बात करेगी तो अब्बू फ़ौरन मान जाएंगे। अंकल, आपका बेहद शुक्रिया। अगर आप रक्षी को मेरे साथ कंप्यूटर कोर्स करने की परमिशन ना देते तो शायद मेरा ये ख्वाब हमेशा अधूरा ही रह जाता, वरना मेरे पापा तो कभी भी मुझे अकेले इंस्टीट्यूट भेजने की इजाज़त ना देते। सादिया बड़े एतमाद से बोल रही थी, लेकिन दरहकीकत ये तमाम जुमले रक्षी ने कागज़ पर लिखकर इसे दिए थे। सादिया ने वो जुमले खूब दिल लगाकर रटे थे और अब रक्षी के अब्बू के सामने ठीक इसी अंदाज में दोहरा रही थी जैसे कोई पुराना सबक सुनाया जाता है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा फैसला, लड़कियों को भी कंप्यूटर सीखना चाहिए, ये आज के दौर की ज़रूरत है। तुमने वाकई अक्लमंदी से काम लिया है। अब्बू को इस बात का इल्म ना हो सका कि ये सारा मंसूबा उनकी बेटी रक्षी का रचा हुआ था, जो बड़ी होशियारी से अपनी ख्वाहिशात को सादिया के जरिए उन तक पहुंचा रही थी। रक्षी थोड़े फासले पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसके होंठों पर शरारती सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो ये कोर्स इसलिए नहीं कर रही थी कि ज़माने के साथ चल सके, बल्कि उसका मकसद कुछ और था। कंप्यूटर कोर्स दरअसल उसका ख्वाब नहीं था, असल ख्वाब तो लाल हुडी वाले के करीब पहुंचना था, जहां मोहब्बत और खुशियों की एक नई दुनिया उसकी मुंतज़िर थी। उसके दिल में उम्मीदों और ख्वाबों का एक जहां था जो वो अपने रास्ते का तयन खुद करना चाहती थी। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ रक्षी की अम्मी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आखिर वो बोल ही पड़ी, कंप्यूटर कोर्स ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों को तो घरदारी, सिलाई कढ़ाई सीखनी चाहिए। वो तेज़ आवाज़ में बोली थी। इससे पहले कि रक्षी अपनी सफाई पेश करती, अब्बू बेटी की हमायत में डट कर बोल उठे। रक्षी की अम्मी, ये कैसी दकियानुसी सोच है आपकी? ज़माना कब का बदल चुका है और आप आज भी 1965 के ख्वाब देख रही हैं। घरेलू कामकाज तो लड़कियाँ वक्त के साथ खुद ही सीख ही जाती हैं। हमारी रक्षी में तो हर खूबी मौजूद है। हमें अपनी बच्चियों को रवायती जंजीरों में जकड़ने की बजाय इन्हें आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। अम्मी लाजवाब होकर खामोश हो गई। अब्बू ने पुरजोश अंदाज में कहा, चलो लड़कियों जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी तुम दोनों का दाखिला करवाने ले चलता हूँ। रक्षी को अबाया और नकाब में देखकर अम्मी के चेहरे पर खुशी की बजाय हैरत की झलक थी। वो तो इसे अक्सर समझाती रहती थी कि अबाया पहनकर कॉलेज आया करो, यहाँ तक कि खुद इसके लिए अबाया खरीद कर लाई थी। मगर रक्षी को तो हमेशा से अबाया पहनने से चिढ़ती। यार, इसे यूँ बापर्दा देखकर अम्मी बेख्तियार चौंक गई। अरे वाह अबाया, ये खुशगवार इनकलाब कैसे बर्पा हो गया? अम्मी के सवाल पर वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर हंसते हुए चलाकी से बोली, मेरी प्यारी अम्मी जान, आप तो जानती हैं हमारा गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए मैं अबाया ज़रूरी नहीं समझती थी। मगर अब कंप्यूटर सेंटर में लड़के भी साथ होंगे और नामहरम के सामने बेपर्दगी अच्छी बात थोड़ी है ना, इसलिए मैंने खुद को पर्दे में रखना बेहतर समझा। और आखिर आपकी बेटी इतनी भी नादान नहीं जितनी आपने समझ रखा है। उसने बड़े सलीके से बात संभाली थी। अम्मी को वो अपनी गुफ्तगू से मुतमईन कर चुकी थी, मगर अबाया और हजाम में खुद को लिपट कर इंस्टीट्यूट जाने की असल कहानी लाल हुडी वाले का वो खौफ था जो उसके दिल पर गहरी परछाइयाँ छोड़ चुका था। और अब इसे डर था कि अगर वो अपना चेहरा खुला रखती है तो वो लड़का इसे कंप्यूटर सेंटर में सबके सामने बेइज्जत करके बाहर निकाल देगा। इसी खौफ ने रक्षी को मजबूर कर दिया था कि वो खुद को अबाई की महफूज तहों में छुपा ले। न्यू एडमिशन, अधेड़ उम्र के एक पुरवकार टीचर ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखकर पूछा था। जी सर, हमारा न्यू एडमिशन है, न्यू स्टूडेंट्स की क्लास सर शहरी लेते हैं, आप दोनों रूम नंबर 3 में चली जाएं। जी सर, शुक्रिया आपका। सादिया ने दबी आवाज़ में शुक्रिया अदा किया और रक्षी के हमरा खामोशी से कदम आगे बढ़ा दिए। सर शहरी का नाम सुनते ही रक्षी के दिल में एक अजीब सी हलचल मचकी, दिल पसलियाँ तोड़कर निकलने को बेताब था। चल भाई, सादिया ने उसके कान में सरगोशी की। हाँ चलो सादिया, वो लाल हुडी वाला मेरा मुंतजिर होगा। बकवास बंद कर रक्षी, तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ अब यहाँ ये लाल हुडी की रटना लगाना, वरना तेरी ऐसी बेइज्जती होगी कि उम्र भर याद रखेगी। और हाँ, उसका नाम सर शहरी है, थोड़ा एहतराम कर, बदतमीज़ बच्ची मत बन। माथे पर बल डालते हुए वो उसे घूर रही थी। ओके भाई, उसने मसनूई संजीदगी से सर हिलाया था। सब जानती हूँ मैं, तू बेफिक्री डाल दे, अब इतनी नादान भी नहीं। लेकिन फिर वो अगले ही लम्हे बोली, मेरा दिल तो अटैक की दहलीज पर है, कैसे सामना करूँगी पहली बार अपने फ्यूचर हस्बैंड का। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगी। सादिया
सादिया ने गौर से उसे देखा और फिर हंसते हुए कोहनी मारी। ड्रामे बनकर अब तक तो उसका पीछा करती रही है, मंजिल के करीब आई तो कदम डगमगाने लगे। नहीं यार, बस वो मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। उसने बैग मजबूती से पकड़ लिया, कदम खुद ब खुद ठहर गए। तो रुक क्यों गई, अब चलना क्लास में। सादिया ने उसका हाथ जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो जैसे तैसे रूम नंबर 3 में पहुंच तो गई थी, पर उसका चेहरा तपते अंगारों की मानद गर्म हो रहा था और हाथों में थामा बैग बार बार फिसलने लगा था। चल ना, अब क्लास रूम में रुक क्यों गई तू। रक्षी का एकदम से क्लास के पास पहुंचकर ठहर जाना उसे जिच कर रहा था। चल तो रही हूँ यार, तू तो पीछे ही पड़ गई मेरे। उसने गहरी सांस ली, थूक निकला, हिम्मत जमा की और दरवाज़ा होले से खोल दिया। सामने वही खड़ा था, हमेशा की तरह लाल हुडी में मलबूस, उसके ख्वाबों का शहजादा, मगर अब वो सरशायरी के रूम में था। न्यू स्टूडेंट्स, उसने नज़र उठाकर इन दोनों को देखा, एक प्रोफेशनल सी मुस्कुराहट के साथ मुखातिब हुआ। रक्षी की तो आवाज़ गले में फंस कर रह गई थी, पर सादिया ने फ़ौरन जवाब दिया, जी सर, न्यू स्टूडेंट्स वेलकम, आ जाएं बैठें। सरशायरी की गहरी मतीन आवाज़ रक्षी के कानों में रस घोलने लगी। घबराहट से कदम डगमगाए, दिल की धड़कन ने कानों में तबल बजाने शुरू कर दिए। बैठ यार, सादिया ने दांत पिसते हुए सरगोशी की। वो तकरीबन लड़खड़ाते हुए खाली सीट पर बैठ गई। बैग हाथ से फिसलते फिसलते बचा। अब ऐसे ही इत्मीनान से बैठी रहा, दिल फेंक औरत। सादिया ने हंसते हुए उसके बाजू पर चुटकी काटी और खबरदार कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना तेरे ख्वाबों का राजा तुझे 2 सेकंड में क्लास से बाहर निकाल देगा। रक्षी ने नई नवेली दुल्हन की तरह शर्म से सर झुका लिया और दिल ही दिल में खुद को दुआ दी, या अल्लाह इज्जत बचा लेना, मोहब्बत का ये ख्वाब कहीं अधूरा ना रह जाए। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद उसने आहिस्ता से पलकें उठाई और सरशायरी पर जमा दी। दिल की धड़कनें लम्हों में ढोलकी की तरह बजने लगी। वाह भाई, क्या पर्सनैलिटी है बंदे की। वो मन ही मन में खुद को शाबाश दे रही थी। कमाल कर दिया रक्षी, तूने बिलाखिर मंजिल मिल ही गई। इस हैंडसम तक पहुंचना कोई आसान काम थोड़ी था। वो शादी के कार्ड छपवाने के ख्वाब देखने लगी। पहला दिन था इंस्टीट्यूट का। रक्षी की आंखें चमकी, लाल हुडी वाला सामने आया, दिल में घंटियां बजी। अब रक्षी ना छुपी ना चुपके से पिक्स चुराई, सामने बैठकर दिल ही दिल में ढेरों पिक्स बनाई। सादिया ने उसकी महवियत को नोट किया, फौरन अपनी सैंडल की हील उसके पैर पर दे मारी। आह सी, क्या मसला है तेरा सादिया। वो दर्द की शिद्दत से बलबला उठी। शर्म कर रक्षी, उसने आंखें घुमाकर कहा। निगाहों को लगाम ले, ये कंप्यूटर क्लास है, फिल्मी शूटिंग नहीं। और मत भूल, हम यहाँ कंप्यूटर कोर्स करने आई हैं। हम नहीं, सिर्फ तू आई है कोर्स के लिए। मैं तो सिर्फ लाल हुडी वाले को देखने आई हूँ, उसने नाक चढ़ाकर बेफिक्री से जवाब दिया था। लड़की जब किसी लड़के को अपना दिल दे बैठती है तो उसे अपना हीरो, कीमती खजाना लगता है, मगर कोई और लड़की इस पर नज़र डाले तो लगता है जैसे चोर खजाने पर हाथ मारने आ गई हो। सरशारी पूरी क्लास में मुतहरक अंदाज में घूमते हुए अपने स्टूडेंट्स को नहायत संजीदगी और धमाक से कंप्यूटर की तालीम दे रहे थे, मगर वो रक्षी और सादिया की तरफ आ नहीं रहे थे। रक्षी अंदर ही अंदर सुलग रही थी उस लड़की के बाइस, जो बार बार सरशारी को पुकार कर कुछ ना कुछ पूछती और हर बार खुशगवार मुस्कुराहट के साथ भरपूर तवज्जो पाती। रक्षी का दिल जैसे मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया हो। चेहरे पर सख्त नागवारी और आंखों में शदीद जलन साफ झलक रही थी। आखिर क्यों बार बार सरशारी उस मोटी के पास जा रहे हैं? क्या हम इस क्लास का हिस्सा नहीं? वो अंदर ही अंदर पेचोताब खा रही थी। हसद की चंगारियों ने इसे अंदर से झुलसा डाला था। सादिया बात सुन, रक्षी के लहजे में अब की बार जब्त नहीं, गुस्सा साफ झलक रहा था। हाँ बोल, क्या हुआ? सादिया ने उलझकर पूछा था। यार सर एक बार भी हमारी तरफ नहीं है, हर किसी के पास जा रहे हैं, खासतौर पर उस चुड़ैल के पास जिसने कुतुब मीनार जैसा ऊंचा जूड़ा बना रखा है। मोटी गैंडी कहीं की, वो बड़बड़ाई। रक्षी की आंखों में गुस्सा और आवाज़ में हसद वाजिया था। रक्षी परेशान क्यों होती है? आ जाएंगे सर हमारी तरफ भी, क्यों क्यों इतना दिल पर ले रही है तू? सादिया ने नरमी से समझाना चाहा। क्यों ना लूँ, दिल पर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सरशायरी किसी और से बात करे तो दिल में जैसे आग लग जाती है। रक्षी ने दांत पीसते हुए कहा। आंखों में नमी और तपश दोनों झलकने लगी। पागल मत बन रक्षी, शको शुबहात मोहब्बत को चाट जाते हैं। अगर वाकई प्यार है ना तो भरोसा भी कर। सरशायरी सिर्फ एक टीचर हैं और बस। वो उसे संजीदगी से समझा रही थी, लेकिन रक्षी कहाँ समझने वालों में से। वो कुछ पल को खामोश रही, फिर जैसे जब्त का बंधन टूट गया। अच्छा मान ली तेरी सब बातें, पर एक बात बता, सर हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे? क्या हमने फीस नहीं भरी? क्या हम क्लास का हिस्सा नहीं? रक्षी की आवाज़ में अब की बार तैश था। इसकी आवाज़ क्लास में गूंज उठी। लम्हे भर को क्लास में सन्नाटा छा गया, जैसे दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। सरशायरी जो किसी स्टूडेंट से बात कर रहे थे उसकी बुलंद आवाज़ पर पलटे और नजरें चौंक कर उसकी तरफ उठी। एनी प्रॉब्लम मिस रक्षंदा? वो कुर्सी खिसका कर खड़ी होगी, नजरें सीधी सरशायरी की आंखों में गाड़ दी। प्रॉब्लम तो है सर, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी बताएं क्या प्रॉब्लम है? उनका लहजा सर्द मगर आंखों से हैरत की शिद्दत झलक रही थी। वो संजीदा लहजे में बोलना शुरू हुई थी। सर मैं सीधी बात करूँ कि फजूल बातों का मुझे ना शौक है ना ही वक्त। सरशायरी से हैरत से देखने लगे। बज़ाहिर वो अबाए में थी और चेहरा नकाब से ढांपा हुआ था, मगर उसकी आवाज़ में एतमाद की गूंज थी। जी बताएं क्या प्रॉब्लम है? वो दोबारा गोया हुए। रक्षी के दिल में इस लम्हे शदीद ख्वाहिश जागी कि सच कह दे, आज सब कुछ कह दे, दिल की हर बात। वो कह दे कि लाल हुडी वाले लड़के, मैं तुम्हें किसी और से शेयर नहीं कर सकती। जब तुम किसी और लड़की से बात करते हो ना तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे पागल नहीं कर रहे, तुम तो शायद मुझे ख़त्म कर रहे हो। लेकिन वैसा कुछ भी ज़ुबान पर ना ला सकी, लिहाजा खुद पर काबू पाते हुए इस पर नरम लहजे में बोली। सर मैं और सादिया काफ़ी देर से यहाँ बैठी हैं और हमें कुछ समझाया नहीं जा रहा। आप हर किसी की सीट पर जा रहे हैं सिवाय हमारी। ये कहते हुए इसने सामने बैठी मोटी लड़की की तरफ घूर कर देखा, फिर सर की तरफ मुतवज्जह होकर कहा। क्या हमने एडमिशन फीस नहीं दी थी जो सबको वक्त दिया जा रहा है सिवाय हमारे? सर शायरी ने उसकी बात सुनी तो एक लम्हे को खामोश हो गए। शायद वो रक्षी के लफ्ज़ों में छुपी खफगी को महसूस कर चुके थे। मिस रक्षी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने सब स्टूडेंट्स को बराबर वक्त देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगा कि मैंने आप दोनों को नज़रअंदाज किया तो इसके लिए मौजूद ख्वाह हूँ। सादिया के हाथ पाँव सट पड़ चुके थे। रक्षी
सर शायरी के बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसके लहजे में वही बेबाकी झलक रही थी जो सादिया को हमेशा डरा देती थी। उसे खौफ था कि कहीं वो गुस्से या जज्बात में आकर कुछ ऐसा ना कह दे जो बात को बिगाड़ दे। चनाचा उसने फ़ौरन नरमी से बात संभालने की कोशिश की। सर हम दोनों काफ़ी देर से खामोश बैठी थी, बस ये सोचा कि आपसे कुछ रहनुमाई ले लें ताकि बाकी सब की तरह हमें भी कंप्यूटर समझ आ जाए। वो एक लम्हे को रुकी, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, सर वो हमें आज एक करीबी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाना था, थोड़ी जल्दी थी, शायद इसीलिए रक्षी ने जल्दबाजी में आपसे ये सब कह दिया। उसने बात संभालने की भरपूर कोशिश की थी। रक्षी अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। वो खफा नहीं थी, बस वो हसद था जो उसके दिल में चुभन बनकर उभरा था। उसके दिल में सिर्फ जलन थी सर शायरी को मोटी के आसपास देखकर, बस इसीलिए वो भड़क उठी थी। लेकिन अब वो अंदर ही अंदर एक मजबूत फैसला कर चुकी थी, खुद को मजीद नज़रअंदाज नहीं होने देगी। वो सिर्फ कंप्यूटर कोर्स ही नहीं बल्कि अपने दिल में छुपी मोहब्बत के लिए भी कुछ करेगी। उसने एक तंजिया निगाह मोटी पर डाली जो अपनी सीट पर बराजमान थी और कीबोर्ड पर उल्टी सीधी उंगलियां चलाकर ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो सब कुछ सीख चुकी है। वो बड़बड़ाई चुड़ैल कहेंगी, तेरा दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगी, मेरे लाल हुडी वाले लड़के को सरेआम लाइनें मारती है। 15 दिन बाद जैसे ही रक्षी ने क्लास में कदम रखा, क्लास का माहौल अचानक सर्कस का मंजर पेश करने लगा। कुछ लड़कियां तो हंसी दबाते दबाते आंखों में आंसू ले आईं और एक कोने में बैठा लड़का तो चेयर से लड़कर ज़मीन बोस हो गया। सब ऐसे ताज्जुब से देख रहे थे जैसे उसने लाल अबाया नहीं निकाह का जोड़ा पहन रखा हो, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो तो बस गर्दन ऊंची किए खुद को मॉडल समझती रही, जैसे कहना चाह रही हो, हंस लो पागलो, कल यही लाल अबाया ट्रेंड बनेगा। ये कोई आम अबाया नहीं था, ये इश्क की अलामत, मोहब्बत की चादर और सर शायरी की लाल हुडी का हमरंग था। जी हाँ, सर शायरी जिनकी स्टाइलिश लाल हुडी ने रक्षी का दिल चुरा लिया था। रोज़ क्लास में जब वो इन्हें लाल हुडी में देखती तो उसके दिल के तार बजने लगते। रोज़ क्लास में जब वो इन्हें लाल हुडी में देखती तो इसके दिल के तार बजने लगते। इसलिए रक्षी ने सोचा था मोहब्बत छुपाने से बेहतर है इसे लाल अबाए में लपेट कर सामने ले आओ। सादिया ने लाख रोका, खुदा का वास्ता देकर समझाया कि प्लीज़ रक्षी, सब तेरी हंसी उड़ाएंगे, ये सेंटर है, कोई शादी का फंक्शन नहीं। मगर रक्षी पर इश्क का भूत सवार था और इश्क में अकल समझ कहाँ रहती है। रक्षी ना मानी, कहने लगी, यार सादिया बस चुप कर बात को समझ, ये अबाया नहीं मेरी फीलिंग्स हैं। मार्केट में जब कहीं लाल अबाया ना मिला तो उसने सीधा आसम जोफ़ा से रब्ता किया। कहने लगी, मेरी मोहब्बत के लिए एक शाहकार तैयार कर दें प्लीज़, चाहे 2 दिन लगें या 2 हफ्ते। अबाया ऐसा बनाएं कि किसी का दिल निकल कर मेरी मुट्ठी में आ जाए। रक्षी अभी उम्र के इस मोड़ पर थी जहाँ दिल की धड़कनें ख्वाब बुनती हैं और नज़र खुशफहमी को हकीकत समझ बैठती है। वो भोली सी लड़की दिल में मोहब्बत लिए सोच बैठी थी कि अगर वो लाल अबाया पहनकर कंप्यूटर सेंटर जाएगी तो शायद सर शायरी जो लाल हुडी की सूरत में उसके दिल में बस चुके थे उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। उसके मासूम दिल ने सोचा था कि रंगों की हमाहंगी उसके दिल की आवाज़ बनेगी, मगर जो वो चाहती थी उसके बरक्स हुआ। क्लास में उसे तंज भरी नजरों और चुपते जुमलों का सामना करना पड़ा। वो ख्वाब जो उसने अपनी आंखों में सजा रखे थे सब के सब एक लम्हे में बिखर गए और इसकी मासूम मुस्कुराहट दिल के पर्दे में कहीं छुप गई। अगरचे सर शायरी की उम्र ज़्यादा ना थी, मगर वक्त और हालात ने इस लड़के को उम्र से कहीं ज़्यादा संजीदा और समझदार बना दिया था। सर शायरी का शुमार उन लड़कों में होता था जो जज्बात के हजूम में भी खुद को संभाले रखते हैं। ये लड़का ना तो लम्हाती दिल लगी का कायल था, ना वक्त ज़ाया करने का आदी। उसका किरदार उन लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो लड़कियों की चुलबुली मुस्कुराहट और झूठी तवज्जो में अपनी ज़िंदगी की सिमत खो बैठते हैं, और ना ही वो उन लड़कियों से मुतासर होने वाला था जो ये समझती थी कि बस 2 मीठे बोल या नरमी से बात करके किसी भी लड़के को बासानी पटाया जा सकता है। वो एक बावकार लड़का था जिस पर घर की कई जिम्मेदारियाँ थी और वो ज़िंदगी को जज्बात की लग्ज़िशों से नहीं, अक्ल शऊर की आंख से देखता था। वो रिश्तों को महज एक आर्ज़ी दिल लगी नहीं बल्कि इज़्ज़त, एतबार और ज़िम्मेदारी का निभाया जाने वाला अहद समझता था। हकीकत तो यह है कि हर मर्द छछोरा नहीं होता, बास मर्द बहुत मोतबर भी होते हैं। जैसे ही सर शायरी क्लासरूम में दाखिल हुए उनके माथे पर बल पड़ गए। सामने का मंजर ऐसा था जैसे क्लासरूम नहीं किसी मेले में आ निकले हों। हर सिम शोर, कह के, सरगोशियाँ और चंद लम्हे खामोश खड़े रहे और फिर बारोब आवाज़ में मुखातिब हुए, खामोशी अख्तियार करें, ये क्लासरूम है, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं। इनकी गरजती आवाज़ क्लास में गूंज गई और लम्हे भर में पूरी क्लास में सन्नाटा तारी हो गया, जैसे किसी ने कहकों पर ब्रेक लगा दिया हो। वो घूरती निगाहों से देखते हुए बोले, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह हंगामा क्यों बरपा है? चूंकि सर शायरी की नज़र अभी तक रक्षी पर नहीं पड़ी थी, वो असल माजरा समझ नहीं पाए थे। तमाम स्टूडेंट सर झुकाए बैठे थे, हंसी छुपाने के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस ले रहे थे। किसी भी हिम्मत ना थी कि सर को बताए कि आज की ये अफरा तफरी एक सुर्ख अबाया के गिर्द घूम रही है और क्लास में अफरा तफरी की वजह कोई और नहीं स्टूडेंट रक्षी है। उन्होंने एक बार फिर क्लास में नजरें दौड़ाई, हर चेहरा खामोश, निगाहें नीची, जबकि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उनके चेहरे पर सवाल अब भी वाज़िया था। अचानक उनकी निगाह रक्षी पर जा रुकी। सर शायरी की भवें ज़रा सी चढ़ी और फिर एक हल्की सी हैरत उनकी आंखों में झलकने लगी। रक्षी जो पूरी कोशिश कर रही थी कि खुद को दीवार से मिला ले, दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह बचा ले, मैंने तो ये लाल अबाया सिर्फ सर शायरी की मोहब्बत में पहना था, लेकिन सब कुछ उल्ट हो गया, अब क्या करूँ, ये तो मुझे ही घूर रहे हैं। वो पूरी तवज्जो से उसी पर नजरें जमाए खड़े थे। क्या यही वजह है क्लास में अफरा तफरी की? बस इतना कहना था कि क्लास में फिर से दबी दबी हंसी की सरगोशियाँ गूंजने लगी। रक्षी का दिल चाहा कि वो सुर्ख अबाए के साथ कुर्सी में भी घुस जाए। रक्षी को भड़कीले कलर में देखकर सर शायरी को यही गुमान हुआ कि शायद वो किसी फंक्शन से सीधी
सेंटर चली आई है। इसीलिए उन्होंने नरमी मगर वाज़ेह लहजे में कहा, मिस रक्षंदा, ये एक तालीमी अदारा है, यहाँ सादा लिबास को तरजीह दी जाती है। आइंदा अपने इंतखाब में इस पहलू का ख्याल रखिएगा। ये कहकर सरशहरी ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमारी जैसे बात खत्म हो गई है। मगर रक्षी के अंदर कुछ टूट सा गया था। वो तो लाल अबाया पहनकर सरशहरी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, पर यहाँ तो सब उल्टी हो गया। सर की गसीली निगाहें उसके दिल पर हथौड़े की तरह जा लगी थी। वो एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ी हुई, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नमी और आवाज़ में लर्जिश की बजाय ललकार थी। सर माजरत के साथ, लेकिन ये कोई शौक या भड़कीला लिबास नहीं है और ना ही मैं किसी फंक्शन से आ रही हूँ। प्लीज़ गौर से देखिए, ये अबाया है। क्लास में अचानक खामोशी छा गई। सरशहरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वाकई वो तो अबाया पहने खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली, अपनी निगाह क्लास के तमाम स्टूडेंट्स पर दौड़ाई और पूरी शिद्दत से बोली, एक सवाल है आप सबसे। सब चौंके। सरशहरी ने सवालिया नजरों से उसे देखा मगर कुछ बोले नहीं। सरशहरी भी तो रोजाना रेड हुडी में आते हैं, कभी आप में से किसी ने इनकी हंसी नहीं उड़ाई, इनका मजाक नहीं उड़ाया? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर लौटने लगी। क्लास में सन्नाटा जारी था, किसी के पास भी सवाल का जवाब नहीं था। कुछ देर बाद वो फिर बोली थी, क्योंकि ये सर हैं, इनको आज़ादी है, जो चाहें पहन लें, मगर मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मेरे लाल बाय पर सबका हंसी मजाक जायज़ है। आखिर क्यों? क्या मेरे जज्बात, मेरी पसंद, मेरी इज्जत कम है सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं? सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? चंदा में खामोशी से उसे देखते रहे, फिर संभल कर कहा, जी पूछे मिस रक्षंदा, क्या पूछना चाहती हैं आप? उसकी आवाज़ अब कदरे थमी, लेकिन सवाल बदस्तूर वही था। सरशहरी, आप जो हर रोज़ लाल हुडी पहन कर आते हैं, क्या ये कलर एक टीचर के लिए मुनासिब समझा जाता है? क्लासरूम में गहरा सकूत तारी था। हर निगाह रक्षी पर जमी हुई थी, जो बेसाख्ता मगर बेबाक अंदाज में अपने दिल की बात कह चुकी थी। सभी उसकी जुर्रत पर हैरत ज़दा थे। सरशहरी के लबों पर जैसे ही अल्फाज आने को थे, शाजिया तेज़ी से अपनी निशिस्त से खड़ी हो गई। रक्षंदा, ये कोई तरीका है सर से बात करने का? लगता है तमीज़ और तहजीब से तुम्हारा दूर का भी वास्ता नहीं। रक्षी, जो शुरू से ही शाजिया की इन हरकत से चिढ़ती थी, जिनके ज़रिए वो बार बार सरशहरी की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करती, आज उसकी ये चापलूसी सुनकर ज़ब्त ना कर सकी। उसकी खामोशी लबों पर अंगारा बनकर जाग उठी। वो तेज़ लहजे में बोली, मिस शाजिया, क्या मैंने आपसे मुखातब होकर कुछ कहा? नहीं ना, तो फिर आप क्यों बारिश की पहली बूंद बनने की कोशिश कर रही हैं? सरशहरी और मेरी गुफ्तगू के दरमियान में कूद कर उनकी तवज्जो लेने की कोशिश मत करें, समझिए आप? चले शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह इत्मीनान से बैठ जाएं अपनी सीट पर, मोटी कहीं की। शाजिया तड़प उठी, गुस्से से धाटते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे? रक्षी ने बेनियाजी से शाने उचकाए। कुछ नहीं कहा बहन, अपने काम से काम रखो। ताकत हो गया था। सबकी निगाहें बारी बारी रक्षी, शाजिया और सरशहरी के चेहरे पर पड़ने लगी। किसी को भी ये तवक्को ना थी कि बात इस तक जा पहुंचेगी। सरशहरी ने रक्षी की जानब देखा, नजरें गहरी और लहजा स्पाट था। रक्षंदा, जिस दिन तुम्हें अल्फाज की ताकत का शऊर हो गया, उस दिन तुम्हारे लहजे में जहर नहीं वकार होगा। बदतमीज़ी को जुर्रत ना समझो, ये दरसगाह है। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाया कि गुफ्तगू में वकार होना चाहिए और अख्तलाफ में भी अदब बाकी रहना चाहिए, मगर अफसोस आज मेरी ही क्लास में ये सब कुछ हो गया जिसकी मुझे तवक्को ना थी। उनका लहजा ना बुलंद था ना सख्त, लेकिन लफ्ज़ों का वज़न दिल पर जा लगा था। लेकिन सर, मेरी क्या गलती है? आप शाजिया को तो कुछ भी नहीं कह रहे। रक्षी की आवाज़ भीग चुकी थी, आंखों में नमी तैरने लगी। इससे पहले कि सरशहरी कुछ कहते, सादिया ने फ़ौरन रक्षी का हाथ थामा और आहिस्तगी से बोली, बस करो रक्षी, अब खामोश रहो, बहुत हो गया। वो उसे अपनी तरफ खींच कर बैठा चुकी थी। बस 1 महीना रह गया है शादी में, घर में कामों का अनबार लगा पड़ा है और अम्मी अकेली सब कुछ संभाल रही है। मैं चाहती हूँ कि इनका साथ दूँ, लेकिन तेरी वजह से कुछ कर ही नहीं पा रही। अब कान खोलकर सुन ले मेरी बात, मैं कल से इंस्टीट्यूट नहीं जा रही, बस बहुत हो गया। उसने हतमा फैसला सुना दिया था। सादिया, मैं तो ये समझी थी कि तूने आज संडे वाले दिन खास तौर पर मुझे अपने घर इसलिए बुलाया है ताकि हम दोनों कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगी, और मैं पगली खुशी खुशी चली आई। मगर यहाँ अगर पता चला कि मैडम अब कल से इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगी, तेरी शादी नहीं होगी, कोई आफत होगी। यार मेरे खातिर कुछ और दिन चल, कंप्यूटर सेंटर में अकेली कैसे जाऊँगी? वो मुँह बनाकर बोल रही थी, आंखों में इल्तिजा, आवाज़ में वही बचपना जो हमेशा सादिया का दिल जीतने में कामयाब बना देता था। सॉरी रक्षी, मैं अब नहीं जा सकती। उसने नरमी से रक्षी का हाथ थामा। एक पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, रक्षी मेरी मां, तू भी छोड़ दे सेंटर वेंटर। कल जो कुछ हुआ क्लास में वो सब देखकर मेरा दिल दहल गया है। मैं तुझे यूं सबके सामने तमाशा बनते नहीं देख सकती। उसके लहजे में फिक्र और आंखों में परेशानी की परछाइयाँ थी। बस भी कर दे अब सादिया, बहुत हो गया तेरा लेक्चर। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू मेरे पीछे ही पड़ गई? और एक बात को लेकर बार बार क्यों चबा रही है? तू अच्छे से जानती है ना कि मैं लाल हुडी वाले को देखे बिना नहीं रह सकती। वो ख्वाब है मेरा, और एक दिन मेरा ख्वाब हकीकत का रूप ज़रूर धारेगा। बस मैं नहीं छोड़ सकती इंस्टीट्यूट। मेरी बात सुन रक्षी, जज्बाती ना बन। कुछ फैसले दिल से नहीं, अक्ल और शऊर से किए जाते हैं। सादिया ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। देख मेरी बहन, ख्वाबों से ज़िंदगी नहीं बनती। वो लड़का ना तुझे जानता है ना सोचता है, और तू उसके लिए दिन रात एक ही जा रही है। मत भाग उस शख्स के पीछे जो कभी तुझे मुड़कर भी नहीं देखेगा। मेरी बात मान, असामा से शादी कर ले। वो तेरा फुप्पीज़ाद है, अच्छा लड़का है, जॉब भी अच्छी है। बड़ों की बात मान ले और अपना घर बसा।
वो खामोशी से उसकी बातों को सुन रही थी, जैसे वो उसकी बातों को समझ रही हो, लेकिन एकदम से लाल हुडी वाले की शक्ल उसके दिल में उभरी और दिल ने एक बार फिर अकल को शिकस्त दे दी। सादिया अपनी दोस्त को बिखरते हुए नहीं देख सकती थी। रक्षी की बेनियाजी, उसकी बातों पर बेअसर सा रद्द-ए-अमल सादिया को खाए जा रहा था। वो उसके करीब आई, उसे बाहों में भरकर बेख्तियार रो पड़ी। रक्षी, नहीं देख सकती मैं तुझे यूं टूटते, खुद को बर्बाद करते, प्लीज़ मत कर अपने साथ ये सब। उसकी आवाज़ लर्ज रही थी, आंखों से बहते आंसू रक्षी के कंधे पर गिर रहे थे। कल जो कुछ हुआ तू भूल गई? उस लाल हुडी वाले के पीछे अब तू कितनी ख्वार होगी। क्लास में सब तुझ पर हंस रहे थे और फिर सर शहरी ने भी पूरी क्लास के सामने सिर्फ तुझे ही डांट दिया। सादिया ने आंसू साफ किए, उसके दोनों हाथ थामे और निगाहें उसकी आंखों में गाड़ दी। सुन, कल से मैं तेरे साथ कंप्यूटर सेंटर नहीं जाऊंगी, देखती हूँ फिर तू क्या करेगी अकेली। जब तेरा वो लाल हुडी वाला पलट कर भी ना देखेगा तो तू खुद को किस आईने में देखेगी? तो अकेली हो जाएगी रक्षी। कौन सुनेगा तेरे दिल की बात? कौन समझेगा तेरे अंदर की टूट फूट को? कौन थामेगा तुझे जब तू बिखरेगी? आज मैं हूँ तेरे साथ, पर अगर तू खुद अपनी दुश्मन बनी रहेगी तो फिर मेरे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसके लहजे में दर्द था, मोहब्बत थी और फिक्र भी, जैसे एक दोस्त ने आखिरी बार सच का आईना दिखा दिया हो। रक्षी की पलकें लर्जी, मगर होंठ फिर भी खामोश थे। दिल के किसी कोने में कोई सच चुप गया था, पर वो अभी तस्लीम नहीं हुआ था। ओफो, बस कर जा सादिया, अब क्या तू मुझे भी रुलाएगी? रक्षी ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू साफ किए, जैसे अपने बातों से उसका दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। तू मेरे साथ हमेशा रहेगी, वैसे ही जैसे आज है, कल और आने वाले हर दिन में। 1 महीने बाद तेरी शादी हो रही है तो क्या हुआ? क्या इस बात की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? नहीं ना, हम वैसे ही मिला करेंगे, वैसे ही बातें किया करेंगे और तू हमेशा मेरी जिंदगी का वो खास हिस्सा रहेगी जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसने सादिया के चेहरे को प्यार से देखा और मुस्कुरा कर कहा, बस अब तू रो मत और मेरी इतनी फिक्र करना छोड़ दे, मैं ठीक हूँ। और रही बात शादी की, तो मेरी शादी उसी लाल हुडी वाले से ही होगी, वरना मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। इस बात पर तू मुझसे बहस ना किया कर, क्योंकि मेरा फैसला अटल है। इसने शरारती अंदाज में सादिया की नाक को छुआ। रोती हुई तो बिल्कुल छोटी सी गोल मटोल बंदरिया लगती है, जो रोने की बजाय शरारतें करने के लिए बनी है। फिर वो हंसते हुए बोली, चल अब जल्दी से मुझे अपने जहेज की चीज़ें और कपड़े दिखा। वो जानबूझकर माहौल को हल्का कर रही थी ताकि सादिया की आंखों से आंसू गायब हो जाए और उनकी दोस्ती फिर से हंसने लगी। रक्षी और सादिया की दोस्ती बेमिसाल थी, जो खलूस, सच्चाई और बेलौस मोहब्बत की पहचान बन चुकी थी। रक्षी जज्बाती, बेबाक और दिल की सुनने वाली, जबकि सादिया संजीदा, समझदार और हालात को अकल से परखने वाली। दोनों की तबीयतें मुख्तलिफ थी, मगर यही फ़र्क उनकी दोस्ती का हुस्न बन गया। रक्षी के बेकाबू जज्बों को जब कोई नहीं समझता था, सादिया बिना कहे समझ जाती, और जब सादिया खामोश हो जाती तो रक्षी की एक मुस्कुराहट उसे जीने का हौसला दे जाती। ना कोई हसद, ना मुकाबला, ना लालच। इन दोनों सहेलियों के रिश्ते की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एतमाद, अपनायत और दिल से जुड़ी वफादारी थी। इनकी दोस्ती ने यह साबित किया कि कभी कभार दो मुख्तलिफ मजाज की लड़कियां एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं लड़का ही हो लड़की का बेहतरीन दोस्त, लड़की भी तो बन सकती है लड़की की बेहतरीन दोस्त। वो कंप्यूटर क्लास में खामोश बैठी थी, नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी थी, जैसे खुद से कहीं दूर खोई हुई हो। सादिया आज साथ नहीं थी, इसलिए खामोश और गहरी लग रही थी। अचानक दरवाजे की हल्की सी आहट ने उसके ख्यालों का तसलसल तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। सर शहरी सलाम करते हुए क्लास में दाखिल हुए और सीधा रक्षी की तरफ देखा। उसने चौंक कर नजरें उठाई, निगाहें बराह रास्त उसी पर थीं, साकत, गहरी और कुछ कहती हुई। मगर आज एक फ़र्क था, हमेशा की तरह सर ने लाल हुडी नहीं पहनी थी, वो स्याह शर्ट में थे। उसकी आंखों में लम्हा भर को हैरत की एक लहर दौड़ी, जैसे ये रंग महज लिबास का नहीं, एक ऐलान हो। उनका अंदाज, उनकी आंखें, सब जैसे खामोश जवाब बनकर इसके सवाल का मफहूम दोहरा रही थी। रक्षंदा, आपने ठीक कहा था, एक उस्ताद को भी शौक रंग ज़ेब नहीं देते। मैं समझ गया ये बात, अब खुद को बदल रहा हूँ, लेकिन आपके कहने पर नहीं, बल्कि इस एहसास पर कि किसी के कुछ कहने से पहले खुद अमल करना ज़रूरी है। और आज उन्होंने कुछ कहे बगैर अपनी गलती का एतराफ़ किया था। क्लास बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी थी। सर शहरी मामूल के मुताबिक हर स्टूडेंट की नशिस्त पर जाकर इन्हें कंप्यूटर के मुख्तलिफ पहलू सिखा रहे थे। जब वो शाजिया के पास पहुँचे तो हमेशा की तरह वो अपनी मखसूस खुश मजाजी के साथ बातों का आगाज़ कर बैठी। सर भी इसके हर गैर ज़रूरी सवाल का जवाब बड़ी नरमी से देते जा रहे थे, ऐसा तासुर जैसे ये मामूल का हिस्सा हो। शाजिया का अजीबोगरीब हुलिया रोज़ ही तवज्जो तलब होता था। भारी जिस्म, चेहरे पर मेकअप की दबीज तय, बालों का हद से बुलंद जोड़ा और दुपट्टा बस एक रस्मी लटकता सा कपड़ा जो गले में झूलता रहता। रक्षी को शाजिया के ज़ाहरी हुलिये से कोई गर्ज ना थी, लेकिन उसका सर के करीब होना, उनसे हंस हंस कर बातें करना, ये सब कुछ उसके अंदर किसी नागहानी आग की तरह धीमे धीमे भड़कता रहता। वो खामोश बैठी रहती, कुटती रहती, और ये आग बेसबब ना थी, मोहब्बत थी रक्षी को सर शायरी से, गहरी, सच्ची और मुकम्मल। ऐसी मोहब्बत जो दिल को ना सिर्फ जला देती है, बल्कि खुद को साबित करने के लिए राख में भी सांस लेती है। मोहब्बत में हसद फितरी है। हसद दरअसल मोहब्बत की एक खामोश फरियाद है, जो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम मुकम्मल मेरे हो या बिल्कुल भी नहीं। उसके जज्बात खरे थे, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कोई और उस जगह पर हो जहाँ सिर्फ वो खुद को देखना चाहती है। मोहब्बत में अगर तड़प ना हो तो वो फ़क्त एक आदत है, और अगर जलन ना हो तो शायद वह मोहब्बत कभी हुई ही नहीं। हसद ही तो है जो शिद्दत का पैमाना तय करता है, वरना दिल बस दिल ही रहता है, धड़कन नहीं बनता।
अब उसके लिए खामोश बैठना मुमकिन ना रहा था। शाज़िया जो हर दिन की तरह आज भी अपने बेसाख्ता अंदाज, बनावटी मुस्कुराहट और हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू के साथ सरशरी को मसरूफ़ रखने में कामयाब हो चुकी थी। कभी बेकार सवाल, कभी फजूल हंसी, वो सब कुछ कर रही थी ताकि सर इसी की नशिस्त के गिर्द मंडलाते रहें। उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म होने को थी। वो अच्छे से जानती थी कि शाज़िया जैसे लोग किस हद तक जा सकते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए। वो हैरान थी, सरशरी जैसे बुर्दबार इंसान भी इस तमाशे में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आखिर ऐसी क्या खास बात थी इस लड़की में? दिल में घुटन सी फैलने लगी, एक बेनाम सी कसक। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो सोचने लगी, अगर सर इसी मोटी के पास सारा वक्त गुजार देंगे तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकती। जो मेरा है वो मुझे लेना आता है और आज मैं अपना हक छीन कर लूँगी। वो एक झटके से अपनी सीट से उठी, चेहरे पर अज़म, आंखों में तपश थी। एक्सक्यूज़ मी सर। वो चौंके। रक्षी की आवाज़ में एक अलग ही शिद्दत थी। वो पलटे, थोड़ा मुतहयर होकर बोले, जी मिस रक्षंदा। उसने नज़रें जमाते हुए कहा, सर मुझे आपसे कुछ समझना है। उन्होंने रस्मी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था, ओके मिस रक्षंदा, वेट। ये जुमला गोया उसके दिल पर चोट बनकर गिरा। वेट? तो क्या शाज़िया का वक्त कीमती था और इसके लिए सिर्फ इंतज़ार? उसके दिल में इज़्तिराब सा मचलने लगा। एक खूंखार नज़र शाज़िया पर डालते हुए वो खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन दिल अब खामोश न रहा था। ये जंग अब अंदर से शुरू हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि मोहब्बत में सिर्फ जज्बात नहीं होते, इख्तियार भी होना चाहिए। अब वो अपना इख्तियार, अपना मुकाम खुद हासिल करेगी। एक महीना बाद सादिया की शादी की तकरीब नहायत शानदार थी। मेहमानों की चहल पहल, कहकों की बाज़गश्त, रस्मों की रौनक ने माहौल को किसी जादुई मंजर में बदल दिया था। रक्षी हर लम्हा इसकी खुशियों में बढ़ चढ़ कर शरीक रही। माइयों की रात का मंजर खास तौर पर काबिल दी था। सादिया ने माइयों की मुनासबत से पीले रंग का नहायत खूबसूरत लहंगा ज़ेबतन किया था। माइयों का जोड़ा रक्षी की तरफ से सादिया के लिए बतौर गिफ्ट था। घर की सजावट में रक्षी ने पूरी जान लगा दी थी। हर छोटी बड़ी चीज़ पर उसकी नज़र थी। सोफ़ों पर बिछे रंग बिरंगे कपड़े, मेज़ों पर सजे खुशनुमा गुलदान और दीवारों से लटकती फूलों की झालरें, सब कुछ उसकी निगरानी में तरतीब दिया गया था। उसने सादिया के लिए खास तौर पर फूलों से भरी कुर्सी सजवाई थी। गेंदे और गुलाब के फूल कुर्सी को शाही अंदाज दे रहे थे। मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए वो दुल्हन की बहन लग रही थी। हर किसी से मुस्कुराकर मिलना, बुजुर्गों की दुआएं लेना, बच्चों को चॉकलेट देना, किसी का दुपट्टा ठीक कर देना, किसी की प्लेट में मिठाई रख देना, वो सबका भरपूर ख्याल रख रही थी। लड़कियां ढोलकी की थाप पर रवायती गीत गा रही थी, तालियां बज रही थी। रक्षी भी सबके साथ शामिल होकर जोशो खरोश से गीत गाती रही। रक्षी ने अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए अपने हाथों से मेहंदी की थाली सजाई थी। गुलाब की पत्तियों के दरमियान रंग बिरंगी मोमबत्तियां रोशन थी। माइयों की रस्म के दौरान रक्षी ने बड़ी मोहब्बत से सादिया के हाथों में गुलाब मोतिये के गजरे पहनाए और अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उपटन लगाया। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो एक बहन नुमा दोस्त की खुशी देखकर आंखों से दिल तक उतरती है। लेकिन उसके हाथ जरा लर्जे, लबों पर मुस्कुराहट के साथ आंखों में नमी भी थी। सादिया खामोशी से देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर लफ्ज़ साथ ना दे रहे हों। सादिया तू जहाँ रहे खुश रहे। उसकी आवाज़ हौले से कानों में पड़ी तो सादिया की पलकें भीग गईं। उसने रक्षी का हाथ थाम कर कहा, तू जान से प्यारी दोस्त है, हर लम्हा मेरे साथ रही है और आज जो खुशी है वो इसलिए मुकम्मल है क्योंकि तू मेरे साथ है। फिर एक पल को दोनों खामोश हो गईं। इर्द गिर्द गीत जारी थे, हंसी खुशी का शोर था, मगर उन दोनों सहेलियों के बीच वक्त रुक सा गया था। दोनों की आंखें अश्कबार थीं। इनकी खुशी में छुपी मोहब्बत और दोस्ती की गहराई देखकर सबकी आंखें भीग गईं। अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में उसने एक बेहतरीन दोस्त का फ़र्ज़ निभाया। सादिया दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर निगाह उस पर ही ठहर गई। सुरख जोड़े में चमकते जेवरात और हया से झुकी नजरें उसे मजीद हसीन बना रही थी। तमाम फंक्शन में रक्षी अपनी दोस्त की खुशियों में ऐसे जुड़ी रही जैसे दिल से दिल का रिश्ता। मगर जब रुखसती का लम्हा आया तो वक्त जैसे ठहर सा गया। रक्षी जो हमेशा हंसी मजाक में कहा करती थी, मैं तेरी रुखसती पर बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, लेकिन उस पल वो जज्बात के सामने हार गई। जब्त करते करते जब वो सादिया के गले लगी तो आंसू रोक न सकी और रो पड़ी शिद्दत से। बचपन की सारी यादें, कह के राज और अनमोल दोस्ती एक मंजर में सिमट आए थे। उसकी खामोशी, उसके आंसू, सिसकियाँ सब सादिया के लिए बेपनाह मोहब्बत की गवाही थी। रुखसती के बाद जैसे पूरे घर पर उदासी की चादर तन गई। वो हंसता गाता जगमगाता आंगन अब खामोशी की तस्वीर बन चुका था। रक्षी दरवाजे के करीब खड़ी देर तक जाती गाड़ी को देखती रही। हर गुजरता लम्हा उसके अजीज दोस्त को उससे दूर ले जा रहा था। आंखों से आंसू थमने का नाम ही ना लेते थे। दिल जैसे हर पल सादिया को आवाज़ दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटी, मगर उसकी नज़र बार बार उस राह पर जा ठहरती जहाँ से वो रुखसत हुई थी। घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कहीं उसके कहके गूंज रहे थे, कहीं उसकी बातों की बाज़गश्त। रक्षी ने अपने दिल पर पत्थर रखा, लबों पर दुआ आई, या अल्लाह मेरी दोस्त हमेशा खुश रहे, हर आने वाले दिन उसके लिए सुकून, मोहब्बत और इज़्ज़त लेकर आए। और फिर वो मुस्कुरा दी, एक थकी हुई उदासी मुस्कुराहट। कब तक मैं खुद को हिजाब के पर्दे में छुपाती रहूंगी? कब तक मेरी खामोशी मेरी पहचान बनी रहेगी? वो आईने के सामने खड़ी खुद से सवाल कर रही थी। लाल हुडी वाला जिसे देखकर दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं, क्या वो कभी मेरी खामोश आंखों में छुपी मोहब्बत को पढ़ सकेगा? उसने एक तवील सांस ली। या अल्लाह क्या करूँ मैंने इस लड़के से सच्ची मोहब्बत की है, तू ही मेरी मदद फरमा। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो अपने रब से उसे पाने की दुआ कर रही थी। मैं उस तक पहुँच तो चुकी हूँ, मगर बस करीब होना काफ़ी नहीं। ये खामोशी, ये छुपना, ये कब तक? वक्त आ गया है कि मैं अपनी मोहब्बत को नाम दूँ, अपने जज्बों को अल्फाज दूँ। दिल में हलचल थी,
थी, सोचों की तूफानी लहर उसे सुकून से जीने नहीं दे रही थी, लेकिन कैसे कैसे कहूँ कि दिल में सिर्फ वही बसा है, कैसे उसके सामने खड़े होकर सब कुछ सच सच बयान कर दूँ, क्या वो समझेगा मेरी दीवानगी। वो उलझ चुकी थी जज्बात के शोर में, मोहब्बत के दर्द में, मगर अब वो लड़खड़ाने वाली नहीं थी। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो उसे ज़ाहिर करना मेरा हक है, मुझे अपने दिल की आवाज़ को ज़ुबान देनी होगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। वो काफ़ी देर तक गुमसुम बैठी रही, ख्यालों की उलझनों में उलझी, सवालों की धुंध में खोई हुई। आधी रात बीत चुकी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर गुजरते लम्हे के साथ दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्यों ना मैं खत लिख कर लाल हुडी वाले तक अपने दिल की बात पहुंचा दूं। ये ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में आया और उसी लम्हे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वाह, ज़बरदस्त आइडिया, यही तो वो तरीका है जो मेरे दिल की बात उस तक पहुँचा सकता है। उसे मुस्कुराते हुए खुद को शाबाश दी, जैसे जंग जीतने की हिकमत अमली तैयार हो चुकी हो। हाँ, मुझे यही करना होगा, वरना वो मोटी शाजिया मौका पाकर मेरे हीरो को ले उड़ेगी और मैं हाथ मलती रह जाऊंगी। ये सोच आते ही वो एक झटके से उठी, दराज खोली, पेन और पेपर निकाला और संजीदगी से खत लिखने बैठ गई और लफ्ज़ ब लफ्ज़ दिल का बोझ उतारती गई। खिड़की से छुपकर रोज़ उसकी झलक देखने के लम्हात, उसकी पेक्स लेना और फिर इंस्टीट्यूट तक का सफ़र, सब कुछ लिख डाला था। डर अब भी दिल में था, हाथ कँपा रहे थे, मगर मोहब्बत का जज्बा इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। वो सोच रही थी अगर मैंने अब भी कदम ना बढ़ाया तो सारी कोशिश रायगां चली जाएगी। वो खुद को समझा रही थी, हौसला दे रही थी। ख़त्म मुकम्मल हुआ तो जैसे दिल का बोझ उतर गया। वो सुकून से मुस्कुराई और कमरे की खामोशी में खुद से मुखातिब हुई। कल, हाँ कल इंशाल्लाह ये ख़त सरशारी को हर हाल में दे दूंगी, बस अब और नहीं छुपना नकाब के पीछे। वो ख़त लिख चुकी थी, एक ऐसा ख़त जिसमें उस अजनबी लड़के की छुपकर पिक्स लेने से लेकर इंस्टीट्यूट तक की सारी कहानी साफ साफ बयान कर दी थी। आज जब वो कंप्यूटर सेंटर जा रही थी, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अंदेशा था कि खत पढ़ने के बाद सरशारी का रद्देमल कुछ भी हो सकता है। वो सबके सामने हिजाब में छुपी लड़की को बेनकाब करके इसकी असलियत सामने ला सकते हैं। क्या करती वो आखिर? खत लिखने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। सरशारी को हमेशा के लिए पाने की ख्वाहिश ने उसे खत लिखने पर मजबूर कर दिया था। इसे अफसोस था, बहुत अफसोस, कि उसकी वो नादान शरारत, खिड़की से उनकी पिक्स लेना अब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दिल लगी का यह सिलसिला इतनी शिद्दत से मोहब्बत में बदल जाएगा। अब तो कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करना था। आज का दिन इसके लिए या तो बहुत कुछ छीन लेने वाला था या सब कुछ दे जाने वाला। अनजाने खौफ और उम्मीद के दरमियान वो इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकलने ही लगी थी कि अम्मी ने इसे दरवाजे पर रोककर कहा, रक्षी तुम्हारे अबू किसी ज़रूरी काम से हैदराबाद गए हैं, वो तुम्हें सेंटर लेने नहीं आ सकेंगे, तुम कल चली जाना, वापसी पर कैसे आओगी? उसने खुद को नॉर्मल करते हुए नरमी से जवाब दिया, अम्मी आज मेरा एक बहुत अहम टेस्ट है जिसमें मैं गैर हाजिर होना ठीक नहीं है, मैं रिक्शे से वापस आ जाऊँगी, आप फिक्र ना करें। अम्मी को मुतमईन करते हुए वो दिल की बेतरतीब धड़कनों के साथ घर से रवाना हो गई। शदीद गर्मी और हबस से तंग आए मौसम ने एकदम से अंगड़ाई ली। आसमान पर यकयक स्याह बादलों का रात छा गया। हर जानब एक खुशगवार सी तब्दीली महसूस होने लगी। बारिश का इंतजार तो रोज़ का मामूल था, मगर आज फ़ज़ाओं में कुछ खास बात थी। ऐसा लगता था बादल अब की बार वाकई बरसने को तैयार हैं। हर तरफ सुकून और ताजगी का गुमान होने लगा, जैसे कुदरत भी उसे एक नई शुरुआत का इशारा दे रही हो। उसने धीरे से नजरें उठाकर आसमान की जानब देखा। स्याह बादलों को तकते हुए लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। हाय अल्लाह, आज तो बारिश हो ही जाए, मेरी मोहब्बत का पहला सावन बरस पड़े। दिल ही दिल में ये सोचती हुई वो आहिस्ता कदमों से क्लासरूम की तरफ बढ़ी। क्लास में दाखिल होते ही इसकी नज़र सीधी सरशारी पर पड़ी, जो आज पहले से क्लास में मौजूद है। शायद देर इसे हो गई थी। सर को देखते ही एक लम्हे को दिल धड़कना भूल गया और फिर शिद्दत से धड़कने लगा। वो धीमे लहजे में साम करती हुई खामोशी से अपनी सीट पर आकर बैठ गई। दिमाग में उलझी सोचों की गुत्थियाँ खुलने की बजाय मजीद उलझने लगीं। अब असल सवाल था ये ख़त जो इसके दिल की सच्चाई में लिपटा था। आखिर कैसे सरशारी तक पहुँचाया जाए? वो शशो पंच की कैफियत में मुब्तला थी। क्लास शुरू हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक बादल गरजे और गहरा अंधेरा छा गया। दिन होते हुए भी मंजर ऐसा था जैसे रात ने ज़मीन पर कदम रख दिया हो। क्लास में अफरा तफरी फैल गई। हर कोई बारिश से पहले घर पहुंचने की जल्दी में था। सरशारी ने भी मौसम की नज़ाकत को भांपते हुए क्लास ऑफ करने का फैसला किया। तमाम स्टूडेंट्स ने तेज़ी से अपने बैग समेटे और क्लास से निकलने लगे, लेकिन रक्षी अपनी जगह से नहीं हिली। वो तो इंतजार कर रही थी कि इसे हर सूरत सरशारी तक खत पहुंचाना था जो उसके बैग में मौजूद था। किस्मत ने शायद रक्षी का साथ देने की ठान रखी थी। लम्हों में क्लास खाली होगी और क्लास में वो और सरशारी रह गए। मिस रक्षंदा, आप अभी तक गई नहीं? उन्होंने क्लास पर नज़र डाली तो इसे देखकर पूछा था। वो चौंकी और जल्दी से बोली, जी सर, बस निकल ही रही थी। दरअसल मेरा पैर सुन हो गया। ये महज एक बहाना था, लेकिन उन्होंने बिना किसी तासर के सर हिलाया, अपना बैग कंधे पर डाला, खामोशी से दरवाजे की जानब बढ़ने लगे। सर को क्लास से निकलते देखा तो वो सटपटा गई। या अल्लाह, ये तो सारा प्लान ही चौपट करके जा रहे हैं। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। इतना हसीन मौसम, तन्हाई और सामने ये सड़ियल इंसान जो जज्बात से बिल्कुल आ रही है। कोई और होता तो एक पल को रुककर कम से कम बात ही कर लेता, मगर नहीं, ये तो शख्स खुश्क मजाज निकला। फिर जाने कहाँ से हौसला जमा करके इसने आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी सर। वो रुके, मुड़कर देखा और रस्मी लहजे में कहा, जी मिस रक्षंदा बोले। उसने जल्दी से कदम बढ़ाया। सर, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। वो सुनने को तैयार खड़े थे। उसने हड़बड़ाहट में बैग खोला और हाथ खत की तलाश में इधर उधर चलाने लगी, लेकिन जितना वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी इतना ही वो कागज़ का टुकड़ा छुपता जा रहा था। इसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। कुछ लम्हात गुजर गए। सरशारी अब भी वहीं खड़े थे और रक्षी के हाथ अब तक खाली थे। मिस रक्षंदा, सब खैरियत है? उनकी आवाज़ ने उसकी उलझन को मजीद बढ़ा दिया। वो एकदम चौंकी। कुछ नहीं सर, बस वो एक चीज़ दिखानी थी, लेकिन खैर आप जाएं, कोई बात नहीं।
उन्होंने एक लम्हे के लिए गहरी निगाह इस पर डाली, फिर कुछ कहे बिना बगैर तेज़ कदमों से बाहर निकल गए। वो खड़ी रह गई, हाथ अब भी बैग में और दिल किसी भंवर में फंसा हुआ था। जो ही सरशारी क्लास से बाहर निकले वो अपना सर थाम बैठी। कल रात इसी बैग में तो रखा था मैंने वो खत, आखिर कहाँ गायब हो गया कमबख्त। कितना अच्छा मौका था आज दिल की अनकही बातें सब कुछ सरशारी तक पहुँचाने का। वो बड़बड़ाते हुए बैग में फिर हाथ डाले खत तलाश करने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट और दिल में बेचैनी का तूफान बरपा था। अचानक यादों की लहर ने झंझोड़ा, ओ खुदाया, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। वो खत तो मैंने कल रात बैग की साइड वाली छोटी जेब में रखा था। झट से चैन खुली और जैसे ही वो लिपटा हुआ पर्चा हाथ आया, एक लम्हे के लिए दुनिया थम सी गई। उसने खत मजबूती से मुट्ठी में दबा लिया और बगैर कुछ सोचे समझे क्लास से बाहर की तरफ ऐसे भागी कि जैसे वक्त इसके इंतजार में रुका हो और हर पल सदियों पर भारी हो। क्लास से निकलती उसने बेचैनी से इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर सरशारी कहीं दिखाई नहीं दिए। दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। आखिर कहाँ चले गए सर इतनी जल्दी? दिमाग में एक झमाका हुआ, वो मुमकिन है वो ऑफिस में हो। ये सोचकर वो तेज़ कदमों से ऑफिस की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। मायूसी की एक सर्द लहर दिल से टकराई, लेकिन फिर उसकी निगाह मेज़ पर रखे सरशारी के बैग पर जा ठहरी। एक पल को वो साकत होगी। दिलो दिमाग के दरमियान जंग छिड़ चुकी थी। क्या वाकई मुझे ऐसा करना चाहिए? डर, तजबज़ और हिचकिचाहट का लम्हा बस चंद सानियों का था। इसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हौसला मजतमा करके बैग की तरफ कदम बढ़ा दिया। एक ही लम्हे में बैग की चेन खोली, खत अंदर रखा और जल्दी से बैग बंद कर दिया। वो तेज़ी से वहाँ से निकली, इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कोई जुर्म करके बच निकली हो। इंस्टीट्यूट से बाहर निकली तो दिल की धड़कनें थमने का नाम ही ना ले रही थी। पार्किंग एरिया से सरशारी अपनी बाइक निकाल रहे थे। वो एक झटके से पीछे हुई, दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बच गई और ख़त भी रख दिया। ज़बरदस्त काम हो गया। वो खुद को फातिहा महसूस कर रही थी, जैसे कोई खुफिया मिशन मुकम्मल करके आई हो। वाह रक्षी, तू तो वाकई बहुत ज़ही निकली। वो मुस्कुराते हुए खुद को दिल ही दिल में दाद दे रही थी। बारिश का शोर, तूफानी हवा और बादलों की गरज चमक ने फ़ज़ा को खौफनाक बना रखा था। वो डरी भीगी कपकपाती एक कोने में पनाह लिए खड़ी थी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि इस तूफानी मौसम में घर कैसे जाएगी। ऐसे में तो कोई रिक्शा भी मुयसर नहीं होगा। इसी दौरान पार्किंग एरिया से सरशारी अपनी बाइक निकाल कर निकले। इनकी निगाह अचानक रक्षी पर पड़ी, जो इंस्टीट्यूट की इमारत के कोने में पनाह लिए खड़ी थी, मगर बारिश की शिद्दत से बुरी तरह भीग चुकी थी। सरशारी को देखकर वो घबरा गई। खौफ सिर्फ मौसम का नहीं था, बल्कि वो ख़त भी था जो कुछ देर पहले इनके बैग में रखा ही थी। वो आहिस्ता कदमों से इसके करीब आए। क्या हुआ मिस रक्षंदा, आप अब तक गई नहीं? वो चौंक गई। इनके लहजे में नरमी थी या महज की हमदर्दी? वो फैसला ना कर सकी, मगर एक बात ऐसी, इस लम्हे इसका दिल बेख्तियार खुशी से धड़क उठा था। सर मैं रिक्शे का इंतजार कर रही थी, मगर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई तो मजबूरन यहाँ रुकना पड़ा। अब समझ नहीं आ रहा कि कोई रिक्शा मिलेगा भी या नहीं। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई जहाँ बादल गरज रहे थे, फिर इसकी तरफ देखा। निगाहों में फिक्रमंदी नुमाया थी। हाँ, इस वक्त तो सवारी मिलना वाकई मुश्किल है। सरशारी की शख्सियत का नुमाया पहलू यह था कि वो नहायत संजीदा बजाज, सुलझे हुए और गैर मामूली हद तक मुहज़्ज़ब नौजवान थे। कम उम्री के बावजूद समझदारी और वक़ार इनकी शख्सियत में झलकता था। वो दूसरों के दुख दर्द से बेखबर नहीं रह सकते थे। मिस रक्षंदा, आप परेशान मत हो, घर फ़ोन करके किसी को बुलवा लें। रक्षी ने नज़रें चुरा लीं, फिर धीरे से बोली, नहीं सर, वो आज मेरे अब्बू हैदराबाद गए हैं, रात तक की वापसी है। मुझे तो यहाँ कुछ देर रिक्शे का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज पहली बार उन दोनों के दरमियान इतनी तवील बातचीत हो रही थी। वो दिल ही दिल में जैसे हर लफ्ज़ को समेट रही थी। सर आप फिक्र ना करें, मैं जब तक क्लास में जाकर बैठती हूँ, जब बारिश थोड़ी हल्की हो जाएगी तो शायद कोई रिक्शा मिल जाए। रक्षी की इस बात के पीछे असल तमन्ना कुछ और थी। वो तो दिल ही दिल में चाह रही थी कि सरशारी खुद ही से कह दें, परेशान ना हो मिस्टर रक्षंदा, मैं आपको अपनी बाइक पर घर ड्रॉप कर दूंगा। वो ख्यालात की एक रंगीन दुनिया में खो गई थी। हाय, अगर सरशारी इस रोमांटिक मौसम में मुझे घर ड्रॉप कर दे, मेरे तो वारे नियारे हो जाएंगे। मैं सर के साथ बाइक पर, मेरा हाथ सर के कंधे पर, बारिश, बाइक और सर का साथ, ये तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होगा। वो मुस्कुरा रही थी, आंखों में चमक सी थी, मगर इस ख्वाब को सर की आवाज़ ने तोड़ दिया। नहीं मिस रक्षंदा, आप अकेली क्लास में नहीं बैठें, ये मुनासिब नहीं रहेगा। उन्होंने संजीदगी से कहा था। मैं देखता हूँ शायद कोई सवारी मिल जाए। जी सर ठीक है। रिक्शे का सुनते ही इसकी मुस्कुराहट लम्हा भर में गायब हो गई थी और बाइक पर बैठने का ख्वाब पल भर में चकनाचूर। मगर वो बेहद खुश थी। सर की तवज्जो, इनकी फिक्रमंदी, ये सब इसके लिए किसी ख्वाब से कम ना था। हालांकि वो जानती थी कि वो ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहे हैं, पर इसके दिल ने तो उसे चाहत की खुशबू समझा था। वो तेज़ बारिश में रिक्शा तलाश कर रहे थे, मगर शहर की सड़कें जैसे साकत हो गई थी। कहीं कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। जिस में वो खुद भी बुरी तरह भीग चुके थे। बारिश में भीगे बाल के शद्दा माथे पर बिखरे हुए थे, जो इन्हें और भी दिलकश बना रहे थे। हाय और रब्बा, बारिश में भीगकर तो सरशारी बिल्कुल इंग्लिश फिल्म के हीरो लग रहे हैं। रक्षे की नज़रें जैसे इन पर जम गई थी। वो पलके झपकाए बगैर बस इन्हें देखे जा रही थी और एक खामोश सी दुआ लबों पर जारी थी। या अल्लाह, ये बारिश थमे नहीं, सरशारी को रिक्शा मिले नहीं, ये लम्हात, ये साथ यूं ही कुछ और देर ठहर जाए। इसकी आंखें नमी से भरने लगीं। शायद खुशी, शायद बेबसी, या शायद इस एहसास है कि जो लम्हे मुकद्दर में ना हो वो दिल को सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। वो ख्यालात की दुनिया में इस कदर महव हो चुकी थी कि इसे एहसास ही ना हुआ सरशारी रिक्शा तलाश कर लाए हैं। मिस रक्षंदा, बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिला है, खैर अब आप जाएं। लहजे में थकन भी थी और नरमी भी। वो चौंक कर पलटी, आंखें उनकी तरफ उठी, मगर लफ्ज़ों ने होंठों का साथ ना दिया। कहने को बहुत कुछ था, पर वक्त ने इजाज़त ना दी। होले से शुक्रिया कहती हुई रिक्शे में जा बैठी। क्या करती वो आखिर, जाना तो था उसे।
रिक्शे के पहिए हरकत में आए, वो रफ्ता रफ्ता सरशारी की नज़रों से दूर हो रही थी, बिल्कुल इसी मंजर की तरह जो आंखों से निकलकर यादें बन जाते हैं। अभी कुछ लम्हात कबल वो उनके करीब थी, अब वही गुर्बत फासलों में ढल चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब सी तमानियत थी। आज वो सिर्फ जा नहीं रही थी, बल्कि सर की खामोश तवज्जो, बेनाम सा साथ और चंद कीमती पलों की झलक अपने साथ ले जा रही थी। अगरचे ये वक्त मुख्तसर सही, मगर उसकी रूह में हमेशा के लिए पेवस्त हो गया था। पर दिल के किसी कोने में एक धड़का भी था, वो ख़त जो वो सर के लिए छोड़ आई थी। जब वो पढ़ेंगे क्या सोचेंगे? क्या वो बदगुमान होंगे? क्या वो खामोश रहेंगे? लेकिन फिर दिल ने जैसे खुद को तसल्ली दी, पगली मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। ये सोच आते ही वो मुस्कुरा दी। कुछ लड़कों की ज़िंदगी का मिशन सिर्फ लड़कियों को पटाना और इनसे मोबाइल नंबर लेना होता है, जैसे नामी स्कीम चल रही है। नंबर 2 खुशियाँ पाओ। वो लड़की जो उनसे नंबर ऐसे मांगते फिरते हैं जैसे फ़कीर दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है, और जब नंबर हाथ आ जाए तो खुशी से ऐसे बाउले हो जाते हैं कि इनकी कोई लॉटरी निकल आई हो। कभी इधर उछलते हैं, कभी उधर, बिल्कुल बंदरों की तरह। मैं पगली ऐसी कि सर शायरी को ख़त में अपना मोबाइल नंबर लिख कर दे दिया, मगर मजाल है जो उनके मोबाइल से एक हेलो भी निकला हो। वाह भाई वाह, बंदा नंबर लेकर भी चुपचाप बैठा है, लगता है ये वाकई बाकी लड़कों से अलग और शरीफ लड़का है। 3 दिन गुजर गए, मैं बारिश की वजह से इंस्टीट्यूट नहीं जा सकी। कम अज़ कम सर शायरी कॉल करके खैरियत ही दरियाफ्त कर लेते, या चलो ख़त लिखने की वजह से डांट ही देते, मगर नहीं, कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है इस शख्स में। वह इस तरह में मुब्तला थी और अपने ही जज्बात से उलझती जा रही थी, जैसे दिल की ज़िद और अकल की मसलहत टकरा रही हो। बारिश रुक तो गई थी, मगर सड़कें अभी पानी से लबालब भरी पड़ी थी, जैसे शहर नहीं कोई वसी और अरीज़ तालाब हो। बाहर कीचड़ और बारिश का पानी हर तरफ फैला था। अम्मी ने रोकने की बहुत कोशिश की, रक्षी कुछ दिन और रुक जाओ, बारिश का पानी सूख जाने दो, बाहर फिसलन है, कहीं पैर फिसल कर गिर ना पड़ना। मगर वो नहीं मानी, पैदाइशी ज़िद्दी जो ठहरी। अम्मी कुछ नहीं होगा, मुझे पहले ही इतने दिन हो गए हैं, सेंटर नहीं गई, अब और तखीर नहीं कर सकती, चली जाऊँगी आराम से रिक्शा लेकर, आप परेशान ना हो। अम्मी को मुतमईन करने के बाद वो सेंटर जाने के लिए घर से निकल पड़ी। पानी को चीरती कीचड़ से बचती बड़ी मुशक्क़त से वो रिक्शा स्टैंड तक पहुँची, ताकि वहाँ से कंप्यूटर सेंटर के लिए रवाना हो सके। वो सेंटर पहुंच चुकी थी। सर अभी तक क्लास में नहीं आए थे। तमाम स्टूडेंट्स बारिशों के किस्से लेकर महवे गुफ्तगू थे। ये सभी गुज़श्ता दिनों तूफ़ानी बारिशों के बायस गैर हाजिर रहे थे। सर शायरी हमेशा की तरह खुश अखलाकी से सलाम करते हुए क्लास में दाखिल हुए। इनके निगाहों का महवर रक्षी थी। वो बज़ाहिर सबकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे, लेकिन वक्फे वक्फे से इनकी नज़रें रक्षी पर जा ही ठहरती। वो घबराहट के आलम में नज़रें चुरा रही थी। इसके दिल में यह एहसास पुख्ता हो चुका था कि सर शायरी ने वो ख़त ज़रूर पढ़ लिया है, जभी तो उसे बार बार देख रहे हैं। अल्लाह रहम करे आज मेरे हाल पर, कहीं सर मुझे गुस्से से क्लास से बाहर ना निकाल दें। हैरत की इंतहा तो तब हुई जब सर ने उसे ना कोई डांट डपट पिलाई, ना ताना मारा और ना ही घूरा। वो तो रूटीन के मुताबिक हर स्टूडेंट की सीट पर जाकर कंप्यूटर सिखाने में मसरूफ़ हो गए थे, और अगर दरमियान में बारिशों का तज़किरा छिड़ जाता तो क्लास में हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहता। और फिर वो लम्हा आया जब सर शायरी कंप्यूटर समझाने के लिए रक्षी की सीट पर पहुंचे। सर को अपने इतने करीब देखकर वो ख़त की वजह से डर रही थी, जैसे अभी अदालत लगने वाली हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दम्बा खुद थी कि आखिर ये खामोशी कैसी, कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं। क्या ये वही सर शायरी हैं जिन्होंने सादिया को सिर्फ च्युइंगम चबाने पर पूरी क्लास के सामने अखलाकियत का ऐसा लेक्चर दिया था जैसे वो च्युइंगम नहीं अखलाकी इक़दार को चबा रही हो। आज ये सकूत, कुछ तो गड़बड़ थी। सर ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? हो सकता है ये खामोशी इस बात की अलामत है कि वो शर्म के मारे सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहे। ओई माँ, क्या वो सीधा मेरे घर रिश्ता बेचने का इरादा रखते हैं? वो दिल में खुश फहमियाँ पाले, आंखों में उम्मीदों के चिराग लिए हसीन ख्वाब बुन रही थी। ख्यालात की वादियों में कोई लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो सर शायरी के साथ ख्याली हनीमून पर रवाना हो चुकी थी। मगर जैसे ही सर की बावकार आवाज़ कानों से टकराई, वो एकदम होश की दुनिया में लौट आई। वो पूरी क्लास से मुखातिब थे। माहौल एकदम से संजीदा हो चुका था। डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ में खास ठहराव था। उन्होंने गहरी निगाह पूरी क्लास पर डाली। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर वो मुखातिब हुए। आज आप सबके साथ मेरा आखिरी दिन है। कल से सर उसामा आपके नए कंप्यूटर टीचर होंगे। अल्लाह के फजल से मुझे बिरौने मुल्क एक अच्छी मुलाजमत की ऑफ़र हुई है, जिसे मैंने कबूल कर लिया है। आप सबके साथ गुजरा वक्त मेरे लिए यादगार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्लासरूम में गहरा सन्नाटा फैल गया। ऐसा लगता था कि किसी ने वक्त को थाम लिया हो। लेकिन सर, आप जैसे टीचर हमें दोबारा कहाँ मिलेंगे? ये अहमद था जो अपनी नशिस्त से खड़ा हो चुका था। तमाम स्टूडेंट्स के चेहरों पर गहरी उदासी छा गई थी। अहमद, आपके न्यू टीचर नहायत काबिल और बासाहियत हैं। वो अपनायत से अहमद की तरफ देखते हुए गोया हुए थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी किसी एक शख्स के लिए रुक जाने का नाम नहीं। अच्छे लोग बार बार आते हैं, बस दिल को उनके लिए खुला रखना सीखें। अच्छा, अब इजाज़त दें मुझे। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बस इतना कहा, ख्याल रखिएगा सब अपना, बहुत सारा फ़ी अमानुल्लाह। मगर वो साकत बैठी थी, जैसे इसके इर्द गिर्द की दुनिया बेसदा हो चुकी हो। ये क्या हो गया सर, वाकई जा रहे हैं मैं हमेशा के लिए? इसके दिल में एक तूफ़ान बरपा था। ये कड़ी सज़ा दी है ना मुझे आपने ख़त लिखने की, इसीलिए खामोश रहे, मुझे डांटा तक नहीं। अब क्या करूँगी मैं, कैसे जी पाऊँगी? वो क्लास से बाहर जा चुके थे। उस पर एक नज़र डालना भी गवारा ना किया। उनके अंदाज से साफ ज़ाहिर था कि वो उनकी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती, और हकीकत भी यही थी। आवाज़ भी दिल की थी और दर्द भी दिल का, पर वो चले गए जैसे कुछ सुना ही ना हो। उनके जाने के बाद क्लास उदासी की चादर ओढ़ चुकी थी। हर स्टूडेंट की गुफ्तगू का मरकज़ एक ही नाम था, सर शायरी। वो अंदर से टूट चुकी थी, जैसे किसी ने दिल में खंजर घोंप दिया हो। क्या वो जा चुके हैं हमेशा के लिए? नहीं नहीं, वो नहीं जा सकते। कम अज़ कम मेरे ख़त का जवाब दिए बगैर तो हरगिज़ नहीं। मेरी मोहब्बत का फ़ैसला सुनाना तो अभी बाकी है। वो हवास बख्तस इनके पीछे दौड़ी, कदम बेकाबू, आंखें नम, दिल में एक ही सदा, बस इन्हें रोकना है। सब क्या सोचेंगे इसे किसी की परवाह ना थी। वो सिर्फ अपने दिल का हाल उनके सामने रखना चाहती थी आखिरी बार।
सर रुकें प्लीज़। उसकी आवाज़ आंसू में भीगी हुई थी। वो पुकारना चाहती थी मगर अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। वो सुने बगैर ही पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे और वो दिल था मैं इनके कदमों के पीछे पीछे चलती गई। सर रुक जाएं। आवाज़ में लर्जिश थी, आंखों में बेबसी और दिल की शिद्दत इतनी गहरी कि लफ्ज़ बमुश्किल ही लबों से निकले। जैसे ही इसकी आवाज़ हवा में लरसती हुई इनके कानों से टकराई, कदम एकदम जैसे ज़मीन से बंध गए। उन्होंने पलट कर देखा, उसका चेहरा आंसू से तर था। वो कपकपाते हाथों से अपने आंसू साफ करने की कोशिश कर रही थी मगर बेख्तियारी में उसका हिजाब एक तरफ सिरक गया। दुपट्टा भी अबाए से फिसलकर शानों पर जा ठहरा और लटें चेहरे पर बिखर गई। उसने घबराहट में दुपट्टा सर पर लपेट लिया मगर उस लम्हे की बेकरारी उसकी हर हरकत में चीख रही थी। वो कुछ लम्हे साकत खड़े उसे तकते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की नहीं कोई बिखरा हुआ सवाल हो जिसका जवाब वो खुद भी नहीं जानते थे। वो रस्मी अंदाज में गोया हुए, मिस्टर रक्षंदा क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं, सब खैरियत है? आवाज़ में वही संजीदगी थी जो वो अक्सर इख्तियार करते थे। अंदाज वही था जैसे कुछ जानते ना हो। हाले दिल उनके सामने और सवाल हमसे। सर मेरा ख़त आपने पढ़ा था क्या? बड़ी आस थी उसके लहजे में। देखिए मिस्टर रक्षंदा, उनकी आवाज़ में ठहराव था मगर लहजे में वो सख्ती थी जो दिल चीर गई। मैं चाहता तो आपके ख़त को बुनियाद बनाकर पूरी क्लास के सामने रुस्वा कर देता, आपकी अहमकाना हरकत को लेकर तंज के तीर चला देता, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे नज़दीक किसी की बेटी की इज्जत बहुत आम है। वो साकित खड़ी थी और वो अपनी बात जारी रखे हुए थे। माजरत के साथ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये बचपना आपको जेब नहीं देता। हैरत होती है मुझे आप पर, किसी गैर लड़के की पिक्स लेना, क्या ये आपका मशगला है? क्या आप हर रात चलते लड़के के साथ ऐसा ही करती हैं? वो कुछ लम्हे रुके फिर तल्खी से बोले थे, अगर आप समझती हैं कि यही मोहब्बत है तो माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ वक्ती जज्बात हैं जो वक्त के साथ धुंधला जाते हैं, मिट जाते हैं। ये कोई सच्ची चाहत नहीं बल्कि एक वक्ती कशिश है जो आपके दिल को भटका गई है। वो दिल चीर देने वाली बातें सुनती रही, आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। उसकी मोहब्बत जिसे वो दिल की गहराइयों से सच मानती थी आज उसके सामने एक मजाक बन चुकी थी। वो सोच रही थी कि माना एक नादानी सरजद हुई, एक मासूम सी शरारतें उसे वाकई उनकी तरफ संजीदा कर दिया था, मगर ये शख्स तो उसकी सच्चाई को बेरहमी से रौंद कर जा रहा था। ओके मिस्टर रक्षंदा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, वो बेनियादी से कहते हुए आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो अपनी जगह साकित खड़ी रह गई बेआवाज़ चीखों के साथ अपनी मोहब्बत की लाश को दिल में दफन करते हुए। 4 साल बाद 4 साल बीत गए थे। ज़िंदगी किसी वीरान लम्हे में कैद होकर आ गई थी। हर सांस हर कदम वक्त के जमूद में लिपटा हुआ महसूस होता था। वो माजी के दरीचों में यूं गुम थी जैसे हाल से उसका कोई लेना देना ना रहा हो। यादें सिर्फ यादें नहीं थी, ऐसे जख्म थे जिनसे हर दिन लहू रसता था। खोने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है मगर जो छिन जाए उसे वापस पाने में शायद उम्र बीत जाती है। उसने तो अपना सब कुछ खो दिया था, ख्वाब, हंसी, शरारतें, यकीन और वो खुद। अब जो बाकी था वो सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीखों से कहीं ज़्यादा खौफनाक। नमाज से फारिग होकर वो करामजीत पड़ी थी। आज अब्बू की बरसी थी। 2 बरस कबल एक हौलनाक ट्रैफिक हादसे में उसके प्यारे अब्बू दुनिया छोड़ गए थे। वो पहले दिन में इतनी पुख्ता ना थी, ना ही सलात और सौम की सख्ती से वो बंद, मगर जब दिल दुखों से बोझल हो जाए तो करार सिर्फ रब के जिक्र में मिलता है। कहते हैं कि कभी कभी इश्क मजाजी इंसान को इश्क हकीकी की राह पर ले जाता है और यही इसके साथ हुआ। वो जो कभी गफलत में थी अब सजदों में सुकून तलाश करने लगी। जब जिंदगी आजमाइशों के गिरदार में डूबने लगी तो इंसान हर दर छोड़कर उस दर पर झुक जाता है जहाँ से सुकून नसीब होता है। इश्क मजाजी ने उसे तड़पाया ज़रूर था मगर इसी तड़प ने उसे रब तक पहुंचा दिया था। वो सजदों में रोकर जी उठती, कुरान मजीद की तिलावत से दिल का सुकून हासिल करती। तालीम से दिलचस्पी ना रखने वाली ये लड़कियां मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी थी और बच्चों को इल्म का नूर बांट रही थी। गमों ने उसे तोड़ा ज़रूर था मगर वो बिखरी नहीं बल्कि निखर गई थी। तू कब आई सादिया, और बच्चे कहाँ हैं, इन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आई? अरे यार, दोनों शरारती तूफानों को इनकी दादी अम्मी के पास छोड़कर आई हूँ। यहाँ आकर इतना उधम मचाते हैं कि हम दोनों सहेलियाँ एक पल को भी सुकून से बात ना कर पाती। वो इसे देखकर जैसे जी उठती और इसकी वरान आंखों में चमक उतर आती। दुनिया की भीड़ में अगर किसी ने वफा का हक अदा किया था तो बस सादिया थी। बाकी रिश्ते तो वक्त की दौड़ में थक कर कहीं पीछे रह गए, सिर्फ वही थी जो हर कदम पर साथ चली। रक्षी, मैं दरअसल आंटी के पास तेरे रिश्ते के सिलसिले में आई थी। उसने नरम लहजे में आगाज़ किया जैसे जानती हो कि अगला जुमला जख्म बनकर चुप सकता है। आंटी से मेरी बात हो चुकी है लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि रक्षी की मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मोबाइल की स्क्रीन रक्षी की तरफ मोड़ते हुए बोली, ये देख लड़का कितना अच्छा है, नाम फराज क्या नहीं, जॉब शानदार और फैमिली ऐसी मिलनसार की अपनायत की जीती जागती तस्वीर। सिर्फ तो एक बार हाँ कर दे यार, सब कुछ समझ जाएगा। रक्षी की नज़रें मोबाइल पर नहीं पड़ी बल्कि सीधी सादिया की आंखों में गड़ गई। लम्हा भर कर खामोशी छा गई, फिर इसकी आवाज़ बुलंद हुई, नहीं देखनी मुझे किसी की भी तस्वीर और ना ही आइंदा कभी ऐसी कोई बात करना। उसकी सांसें तेज़ हो गई, आंखों की नमी पिघल कर रुखसारों पर बहने लगी। सादिया, तू तो जानती है ना सब कुछ, फिर भी इतनी आसानी से कैसे कह देती है ये सब? क्यों मेरे जख्मों को यूं खरोच देती है जैसे उन पर नमक छिड़कने में तुझे सुकून मिलता हो? इसकी आवाज़ थरथरा रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये कोई आम रोना नहीं था, ये वो रोना था जिसमें सब्र की हदें टूटती हैं, बरसों की चुप बोलने लगती है और दिल अपना दुख चीख चीख कर बयान करता है। अब इस लड़की के पास बचा ही क्या था? बस ये आंसू जो हर रात तकिए में जज्ब होकर सो जाते और सुबह फिर नई उदासी ले आते। सादिया का दिल तड़प उठा। ये वही शरारती सी लड़की थी जो बात बेबात कहका लगाती थी, रोशनी की तरह चमकती थी। अब वो सिर्फ खामोशी का अक्स थी और आंसू की शक्ल में बहती जा रही थी। रोती सिसकती दोस्त को उसने अपने बेख्तियार अपनी बाहों में समेट लिया।
रक्षी कब तक, आखिर कब तक इस लाल हुडी वाले की याद में जलती रहेगी। 4 साल बीत गए, यकीनन अब वो किसी और की दुनिया का होगा, शायद अब तो इसके बच्चे भी होंगे। और तू तो अब भी वहीं खड़ी है जहाँ उसने तुझे छोड़ा था। उसकी आवाज़ नम थी पर सच्चाई से भरपूर। अपना नहीं तो अपनी अम्मी का ही कुछ ख्याल कर ले, वो बीमार रहती हैं। रक्षी दिल की मरीज़ा हैं, शुगर ने पहले ही उन्हें कमज़ोर कर दिया है। कब तक उनकी आंखें तेरी खुशियों का इंतजार करती रहेंगी, कब तो उन्हें वो लम्हा देगी जिसे देखने को वो सालों से तरस रही हैं। वो खामोशी से सब सुन रही थी मगर कुछ बोली नहीं, बस अब उसके आंसू पहले से तेज़ बहने लगे थे। सादिया की हर बात सच थी पर दिल के मातम की अपनी जिद होती है और उसके दिल ने अभी तक शोक का लिबास नहीं उतारा था। वो किचन में मसरूफ़ थी, चूल्हे पर सालन चढ़ा हुआ था। सब्जी काटते हुए कभी चम्मच हिलाती, कभी अम्मी से बातें करती। अम्मी डाइनिंग चेयर पर उसके पास बैठी मुस्कुराकर उसकी बातों का जवाब दे रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन फिर अचानक अम्मी के मुंह से एक दबी सी सिसकी निकली। उसने चौंक कर देखा, अम्मी का चेहरा जर्द पड़ रहा था, माथे पर पसीना, आंखें बंद। इनका वजूद आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी से नीचे सरकने लगा। अम्मी उसकी चीख जैसे दीवारों से टकरा कर वापस आई। वो बौखलाकर लपकी, इनके सर को अपने घुटनों पर रखा। अम्मी आंखें खोले, मुझे देखें, क्या हुआ आपको? सांस बेतरतीब हो रही थी, नब्ज कमज़ोर पड़ती जा रही थी। रक्षी के हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने धुंध सी छा गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरी अम्मी को? ये तो हार्ट अटैक लग रहा है, वो दिल में बोली। लरज से हाथों से मोबाइल उठाकर फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया। फिर सादिया को फ़ोन बुलाया तो उसकी आवाज़ भर आ गई। सादिया, अम्मी को कुछ हो गया, शायद हार्ट अटैक आया, तू फ़ौरन आ जा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसकी आवाज़ में खौफ साफ झलक रहा था जो किसी अपने को खोने के खदशे से पैदा होता है। वो मुसलसल अम्मी का हाथ थामे हुए थी। अम्मी हिम्मत करें, आप ठीक हो जाएंगी, प्लीज़ आंखें खोलें। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज़ उम्मीद बनकर दरवाजे पर आई। वो जल्दी से अम्मी को लेकर अस्पताल पहुंची। वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और लबों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी अम्मी को बचा ले, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। इसी लम्हे सादिया अस्पताल पहुंची। रक्षी को देखते ही वो दौड़ कर आई और उसे गले से लगा लिया। रक्षी की हिचकियां बन चुकी थी। सादिया, अम्मी कुछ नहीं बोल रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले मेरे अब्बू चले गए, अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। पागलपन की बातें ना कर रक्षी, अल्लाह पर भरोसा रख और दुआ मांग। उसने मजबूती से उसे थाम लिया। सादिया, जो लोग मुझे अजीज होते हैं वो मुझे क्यों छोड़ जाते हैं? अगर अम्मी भी चले गई ना तो मैं टूट जाऊंगी, सच कह रही हूँ, मैं अकेली हो जाऊंगी। रोते रोते वो उन्हें ढाल हुई जा रही थी। रक्षी, तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ और आंटी ठीक हो जाएंगी, रब बहुत बड़ा है। गालों पर बहते आंसुओं को साफ करते हुए वो मुसलसल तसल्ली दे रही थी। इतने में इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर है। डॉक्टर को देखकर इसकी सांसें सीने में ही रुक गई थी। आपकी वालदा अब खतरे से बाहर हैं, बर वक्त अस्पताल ले आने की वजह से हमने अटैक को कंट्रोल कर लिया। इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो फ़ौरन रब की हजूर सजदे में गिर गई। माल के दो जहाँ, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी अम्मी को बचा लिया। सादिया इसके पास बैठ गई। देखा रक्षी, दुआ रंग ले आई, अल्लाह ने तेरी फरियाद सुन ली। अब आंटी के सामने रोना नहीं, इन्हें तकलीफ होगी, वो तुझे कमज़ोर नहीं देख सकती। नहीं रोऊंगी मैं सादिया। उसने नम आंखों से सर हिलाया और लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, शुक्र की, सुकून की और उम्मीद की। कमरे की फ़ज़ा में सिर्फ मशीनों की टिक टिक और रक्षी की दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो अम्मी के करीब इनका हाथ थामे बैठी थी, आंसू अभी आंखों से जारी थे जिसे वो बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से रगड़ कर साफ कर रही थी। अचानक इसके हाथ में हल्की सी जलमरिश महसूस हुई। उसने चौंक कर अम्मी के चेहरे की तरफ देखा था। इनकी पलकें थोड़ी सी हिली, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। अम्मी, आवाज़ में जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। वो झुककर इनके चेहरे के करीब हुई। अम्मी, मैं यहाँ हूँ, आपकी रक्षी, देखें वो आप बिल्कुल ठीक है। इनकी निगाहें धुंधलाई हुई थी लेकिन आवाज़ पहचानने में देर न लगी। बेजान होठों पर हल्की सी जलमरिश हुई। रक्षी, मेरी बच्ची, तू रो रही है? नहीं अम्मी, नहीं रो रही मैं। उसने बहते आंसू को जल्दी जल्दी साफ किया और उनकी तरफ देखकर कहा, आपकी बेटी कमज़ोर नहीं है, आपके लिए जीना है मुझे। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया। बेजान लबों पर हल्की सी हरकत हुई। मेरी बच्ची, अल्लाह ने सुन ली तेरी फरियाद। अम्मी को बात करते देखकर वो मुतमईन हो गई थी और इनके सीने से लग गई। कुछ दिन बाद शाम की खामोशी पूरे घर पर छाई हुई थी। अब्बू के गुजर जाने के बाद इस घर की खुशियां और चहल पहल सब इनके साथ रुखसत हो गई थी। वो चाय लेकर अम्मी के कमरे में आई थी, कप मेज़ पर रखा और नरमी से इन्हें सहारा देकर बिठाया। अम्मी ने इसका हाथ थामा और मोहब्बत से देखते हुए बोली, मेरे पास बैठ जा बेटा, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो खामोशी से इनके करीब बैठ गई। जी अम्मी, बोलें। रक्षी, तो शादी के लिए हाँ कर दे। इनकी आवाज़ में बेटी के लिए फ़िक्र झलक रही थी। सादिया ने जो रिश्ता बताया है वो हर लिहाज से बेहतरीन है। हार्ट अटैक के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी, इसलिए आज रक्षी से बहुत संजीदगी से बात करनी थी। उसे नज़रें झुकाकर धीमे लहजे में कहा, अम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ बस। बेटा, माएँ हमेशा ज़िंदा नहीं रहती, ज़िंदगी बार बार किसी को मोहलत नहीं देती। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू तनहा रह जाएगी। ये दुनिया बहुत संगदिल है, कौन देगा तुझे सहारा? अम्मी के चेहरे की जर्दी और आंखों में छुपी बेबसी देखकर वो कांप उठी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद गोया हुई, अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे। आपने मुझे जो तालीम दी है वो मुश्किल वक्त में मेरे साथ होगी। मैं किसी की मोहताज नहीं होंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे खुद से दूर ना करें, मैं नहीं रह सकती आपसे अलग। वो बेटी की मोहब्बत को महसूस कर रही थी मगर आज उसे समझाना बहुत ज़रूरी था। देख मेरी बच्ची, वालिदैन अपनी बेटियों को तालीम सिर्फ इसलिए नहीं दिलवाते कि वो हमेशा उनके पास रहें, बल्कि इसलिए दिलवाते हैं ताकि उनमें शऊर पैदा हो। अगर वक्त पलटा खा ले तो वो खुद को संभाल सकें, बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। औरत चाहे कितनी ही पढ़ लिख क्यों ना जाए या खुद मुख्तार हो जाए, लेकिन उसे मुखलिस हमसफ़र की ज़रूरत होती है। ये निज़ाम कुदरत है और यही सदियों से होता चला आया है। आज वो इसे सिर्फ समझा नहीं रही थी बल्कि आने वाले अंदेशों से बाखबर कर रही थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी खुश रहे और इसका हमसफ़र ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी में मजबूत सहारा बनकर साथ निभाए। मान जा बेटी मेरी बात। उनकी इल्तिजा भरी निगाहों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। अम्मी, प्लीज़ रोए नहीं, आपके
की खुशी आपका हुक्म मेरे लिए सबसे आम है। उसे बीमार माँ को दुख देना गवारा ना था, इसलिए खामोशी से रजामंदी जाहिर करते हुए वो इनके सीने से लगी। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई रक्षी, तूने शादी के लिए हाँ कर दी? सादिया चहकते हुए कमरे में दाखिल हुई। रक्षी खिड़की के पास बैठी खामोशी से बाहर देख रही थी। उसकी आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। तू कब आई सादिया? मुझे तो खबर ही नहीं हुई। वो आंखों में शरारत लिए मुस्कुराई थी। पगली, मुझे आए हुए 1 घंटा हो चुका है। आंटी के पास बैठी थी। असल में आंटी ने ही कॉल करके बताया कि तू मान गई है शादी के लिए। कसम से रक्षी, दिल गार्डन गार्डन हो गया और मैंने तेरी रजामंदी सुनते ही झट से कॉल कर दी लड़के की फैमिली को। वो लोग कल आ रहे हैं। वो मुसलसल बोले जा रही थी। खुशी इसके चेहरे से छलक रही थी, मगर रक्षी की नज़रें दोबारा खिड़की के बाहर कहीं गुम हो गई। सादिया, ये सब मैं सिर्फ अम्मी के लिए कर रही हूँ। और हाँ, लोगों से कह देना शादी सादगी से होगी, शोर शराबा हंगामा ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा बाबा, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा बड़ी भी, पर तू एक बार दुल्हे राजा की पिक तो देख ले जिससे तेरी ज़िंदगी जुड़ने जा रही है। उसने मुस्कुराकर अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया था, मगर रक्षी ने पलट कर स्क्रीन की तरफ देखा भी नहीं। सादिया, मैंने पहले भी कहा था नहीं देखनी मुझे किसी की पिक। तो अच्छी तरह से जानती है ये रिश्ता मैंने सिर्फ अम्मी की खुशी के लिए कबूल किया है बस। सादिया की मुस्कुराहट हल्की सी मदम हुई, मगर फिर भी इसने शौकी से कहा, अच्छा बनो रानी, ना देख दुल्हे राजा की तस्वीर पर, मूड तो ठीक कर, कम अज़ कम कल अच्छे से तैयार तो हो जाना। फराज यानी की फैमिली देखने आ रही है तुझे। उसने गहरा सांस लिया, आंखों में बेजारी नुमाया थी। वो फट पड़ी। सादिया, दिमाग खराब मत कर मेरा। मैं कोई शो पीस नहीं कि जर्क वर्क लिबास में सबके सामने बैठकर अपनी नुमाइश करूँ। मैं कल वही पहनूंगी जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे मजबूर नहीं करना। सादिया खामोश होगी। उसे एहसास था रक्षी की तकलीफ का, क्योंकि कुछ जख्म नज़र नहीं आते, बस चुपचाप अंदर ही अंदर रस्ते हैं। रक्षी का दुख भी ऐसा ही था, ना कोई शोर ना शिकवा, बस एक खामोशी जो लफ्ज़ों से परे थी। एक ऐसा दर्द जो दिल की सबसे गहरी तह में सांस ले रहा था। के भारी जोड़े में आईने के सामने यूं बैठी थी जैसे सदियों की थकन उठाए हो। वो दुल्हन कम किसी दर्द की मुजस्सम तस्वीर ज़्यादा लग रही थी, जो अपने ही अक्स को सवालिया नज़रों से तक रही थी। उसकी आंखों में चमक नहीं, गहरा सुनाटा था। चेहरे पर रवायती दुल्हनों वाली मसरत की बजाय उदासी की दबीज सह जमी हुई थी, और दिल किसी अनजाने खौफ में झगड़ा हुआ था। आज वो एक ऐसे शख्स की शरीक हयात बनने जा रही थी जिसे ना कभी उसने देखा था और ना कभी चाहा था। सादिया, उसकी हमराज, उसकी वाहद सहेली, मुस्तकिल उसके पास ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी। शादी हाल खुशियों से गूंज रहा था। बारात के आते ही लड़कियों ने हाथों में फूल पत्तियों से भरी थालियां थाम ली। खुशियों भरे गीत गूंजे, मुबारक सलामत की सदाएं बुलंद हुई। नहायत शाहाना अंदाज में दूल्हे और बारातियों का इस्तकबाल किया गया, लेकिन उसके अंदर एक कब्रस्तान आबाद था, ऐसी वीरानी जो दिल की दीवार पर मातम की दस्तक देती रही। बस कर दे यार, रोना बंद कर, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे, कहेंगे दुल्हन खुश नहीं है। सादिया मुसलसल उसे समझा रही थी, मगर वो गोया दुनिया माफिया से बेनियाज हो चुकी थी। ना मेकअप की परवाह, ना रस्मों की फिक्र, और ना तस्वीरों की खुशी। बस एक ही ख्वाहिश दिल में सर उठा रही थी, काश वक्त यहीं रुक जाए या पलट कर उसे किसी ऐसे मोड़ पर ले जाए जहाँ ना कोई रिश्ता हो, ना मजबूरी, ना कैद। निकाह हुआ, कलम की जन्मदिश ने लम्हों में जिंदगी की काया पलट दी। वो स्टेज पर सच नबी के पहलू में बैठा देगी जो अब इसका मुकद्दर था। ना दिल में उसे देखने की ख्वाहिश जागी, ना आंखों में कोई उम्मीद उभरी। बाबुल का आंगन, जहाँ बेटियां तितलियों के पीछे भागती हैं, जहाँ हंसी के कहके गूंजते हैं, जहाँ हर कोने में बचपन की खुशबू बसी होती है, आज वही आंगन उसे अलविदा कह रहा था। चाहे दिल राजी हो या नहीं, बेटियों को ये आंगन छोड़ना ही पड़ता है। रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। सादिया ने धीरे से रक्षी का हाथ थामा और उसे स्टेज से नीचे ले आई। उसकी नजरें अम्मी को ढूंढ रही थी, और जब अम्मी सामने दिखाई दी तो वो खुद पर काबू न रख सकी। तड़प कर इनके सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो दी। माँ बेटी को रोता देखकर सबकी आंखें अश्कबार थी। सादिया भी सिसक उठी, लेकिन उसने हौसले से काम लिया और दोनों को आहिस्ता से अलग किया। अम्मी ने लरसते हाथों से रक्षी का हाथ थामा और फराज की तरफ बढ़ाया। बेटा, मेरी रक्षी का ख्याल रखना। फराज ने अदब से सर झुकाकर सादतमंदी से सर हिलाया और आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रक्षी ने आंसुओं में भीगी हुई खामोशी से पीछे मुड़कर अम्मी को देखा, फिर वो सिसकती हुई गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी और पीछे रह गया बाबुल का आंगन, जिसकी फ़ज़ा आज भीग चुकी थी। हुजला रूसी किसी ख्वाबों के महल से कम ना था। छत से लटकता कीमती फनूस अपनी सुनहरी रोशनी से पूरे कमरे को एक शहाना चमक दे रहा था। दीवारों पर लगी फेरी लाइट्स झलमला रही थी। कमरे में जलती खुशबूदार मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी माहौल में रोमानवी तासुर बिखेर रही थी। बेड पर सुरख मखमली चादर बिछी थी, जिस पर ताज़ा गुलाब और चमेली की बत्तियां बिखरी थी, जबकि बेड के गिर्द सफ़ेद नेट के पर्दे कमरे को ख्वाबनाक तासुर दे रहे थे। कमरे की छत से लटकती फूलों की लड़ियां सांसों को महका रही थी। फर्श पर फूलों का रास्ता दुल्हन के लिए बिछाया गया था, जो बेड तक जाता था। एक तरफ शीशे की टॉप वाला खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल रखा था, इसके साथ ही एक कदम आईना इस्तादा था। ड्रेसिंग टेबल पर बड़ी नफासत से सजा हुआ मेकअप का मुकम्मल सामान, कीमती परफ्यूम्स, ज्वेलरी बॉक्स, गर्ल्स के दुल्हन के संवरने की हर चीज़ मुकम्मल थी। मगर इस खूबसूरती से सजे कमरे में दिल का सुकून कहीं गुम था। वो सर झुकाए नम आंखों के साथ बेड पर साकत बैठी थी। उसके दिल में सन्नाटों का बसेरा था, ना खुशी का एहसास, ना किसी का इंतजार, बस एक खामोश टूटा हुआ वजूद। वो इस पुरकैफ माहौल
माहौल में भी खुद को तन्हा और अधूरा महसूस कर रही थी। दरवाजे की चड़चड़ाहट सुनकर उसने आंसू पूंछे और सर मजीद झुका लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड तक पहुंचा, कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसके बहुत नज़दीक बैठ गया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू की जाए। बिलाखिर बातचीत का आगाज़ करने के लिए उसने कोट की जेब से मखमली बॉक्स निकाला और उसके नरम नाजुक हाथ को मजबूती से थाम लिया, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वह अब अकेली नहीं है। फिर उसने उसकी उंगली में डायमंड की झलमलाती अंगूठी पहना दी। वो इसकी बेबाकी पर लाल सुर्ख हुई जा रही थी। उसने तैश में आकर अपना हाथ इसकी गिरफ्त से खींच लिया। अपनी नई नवेली दुल्हन के तेवर देखकर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। चंद घंटों कबल वो इसके लिए अजनबी थी, मगर निकाह के 2 बोल के बाद अब वो इसका मुकद्दर मुहाफिज और इसका सब कुछ बन चुका था। तकदीर ने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन दिल अब भी इससे अचानक तब्दीली से लर्जा था। अब वो इसकी बीवी थी, मुकम्मल हक रखता था वो उस पर। इसने धीरे से घूंघट का किनारा उठाया था। वो मजीद झुक गई। उसका चेहरा आंसू से तर था, पलके बोझल और होंठ लरस रहे थे। सिसकियाँ अब भी कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। वो इसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करी थी, जैसे वो कोई गैर हो। उसने बड़ी चाहत से अपनी दुल्हन का झुका हुआ चेहरा ऊपर करना चाहा, पर वो तो गुस्से में भरी बैठी थी। उसने फराज का हाथ गुस्से से पकड़कर झटक दिया और पीछे की तरफ सिरकते हुए धाड़ी, खबरदार जो आपने मुझे अब छूने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शोर मचाकर सब घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। इतना हंगामा करूंगी कि आपके सब घर वाले दरवाज़ा तोड़कर कमरे में आ जाएंगे मुझे बचाने, बदनाम कर दूंगी आपको। वो गजबनाक होती ही बोलती जा रही थी। मिस रक्षंदा, मैं तुम्हें अगवा करके यहाँ नहीं लाया, बाकायदा निकाह किया है। बेशक चीखो चलाओ, जितनी भी ताकत से शोर मचाओ। मिस रक्षंदा, अचानक समातों में धमाका हुआ। ऐसे तो मुझे सिर्फ सरशहरी पुकारते थे। वो चौंक कर रह गई। एक झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया और हैरत से आंखें फाड़कर सामने देखने लगी। आंखें सच्चाई को मानने से इनकारी थी। वो घुटनों के बल बेड पर बैठ खड़ी होगी, जैसे बिजली सी दौड़ गई हो जिस्म में। लबों की जनमरश रुक गई। गुस्सा जैसे पल भर में तहलील हो चुका था। जज्बात के तूफान में अकल की कश्ती डगमगा रही थी। वो घुटनों के बल बेड पर खिसकती हुई आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा फराज कियानी की तरफ झुकाने लगी। फासला हर पल कम हो रहा था। उसकी नज़रें हर जाविये से तस्दीक चाह रही थी। बस फिर चंद लम्हात में ही सारी गुत्थियाँ सुलझ गईं। बेयकीनी की कैफियत में बड़बड़ाई, या खुदाया, ये तो सच में सरशहरी है। शर्मिंदगी के मारे चेहरा लाल, आवाज़ मदम, दिल में बस यही ख्याल गर्दिश कर रहा था। मैंने तो कभी ख्वाबों में भी ऐसा नहीं सोचा था। वो फ़ौरन पीछे हटी, बेड की चादर खींचकर दुरुस्त की, जो उसके घुटनों से खिसक कर उलट पुलट हो चुकी थी। घबराहट में बालों की लटों को कान के पीछे किया, जैसे खुद को संभाला दे रही हो। दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। वो दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी, काश ज़मीन फट जाए या कम अज़ कम बेड ही निगल दे मुझे। सरशहरी के सामने इतनी बदतमीज़ी दिखा गई मैं। वो इस मंचली लड़की को टकटकी बांधे देख रहा था। इसकी आंखों में मोहब्बत के गहरे रंग थे। दिल कह रहा था, कितनी मासूम है ये लड़की, बहार में खिला अनछुआ फूल। मैंने बहुत जुल्म किया खुद पर, इसे अपने से दूर रखा। वो इसकी मासूमियत में खोया हुआ था। दिल में एक ही पछतावा था कि काश मैं 4 साल कबल इसकी चाहत को पहचान कर दिल की धड़कन में शामिल कर लेता। असल बात तो वो सरशहरी को अपने करीब पाकर खुशी के आलम में भूल ही गई थी कि आप यहाँ कैसे। मेरा निकाह तो फराज कियानी से हुआ था। वो थोड़ी संभली, दिल की धड़कनें नॉर्मल हुई और सांसों की बेतरतीबी थमी तो इसने एक बार फिर तजस्सुस भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी और दिल में छुपे सवालात को भी तरतीब दे रही थी। सरशहरी इसकी निगाहों का मतलब खूब समझ चुके थे। वो उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा भी रहे थे। रक्षंदा के दिल में कोई उलझन भागी है या कोई सवाल सता रहा है तो बेझिझक मुझसे पूछ लें, यही तो सुनना चाहती थी वो। जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। टूटे फूटे जुमले में इसने अपनी बात शुरू की। फिर वो हस्बे आदत नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई। लाल हुडी वाले, सॉरी ठटक कर ज़ुबान दांतों तले दबा ली। मेरा मतलब है सरशहरी, उफ़ल्ला, फराज क्या नहीं आप यहाँ, ये सब कैसे। वो कलाहट में जुमले अपनी तरतीब खो रहे थे। सब उलट पुलट हो रहा था, गोया ट्रैफिक इशारों की तरह, कोई दाएं जा रहा था तो कोई बाएं। वो हंसा खुलकर, जैसे वर्षों की सकूत तोड़ दिया हो। रक्षंदा ने हैरत से उसे देखा, फिर खुद भी बेसाख्ता हंस पड़ी। आप क्यों हंसी? आप हंसते भी हैं? मैं तो समझी थी आप सख्तगीर, संजीदा, जहरीले इंसान हैं। ये बेअदबी मत भूलें, आप मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, लेकिन अब तो मैं आपकी बीवी हूँ। वो उतराई थी। गालबन बीवी को कुछ और भी कहते हैं, मुझे नहीं पता और क्या कहते हैं। ज़ौजा कहते हैं अरबी में। और मेरी ज़ौजा मोहतरमा शादी की पहली रात अपने मजाजी खुदा से पटर पटर बातें बना रही है। इसकी नज़रें गहराई में उतरती चली गई। वो नज़रें चुराकर सिमट सी गई, लेकिन वो तो मुस्कुरा कर इसे तकता ही रहा। यूँ क्यों देख रहे हैं आप? मुझे शर्म नहीं आती क्या? ऐसा कौन देखता है अपनी नई नवेली दुल्हन को? पगली, इतनी प्यारी दुल्हन को ऐसे ही तो देखते हैं। फिर एकदम इसे याद आया, वो भड़क उठी। ये सादिया की बच्ची दाल तिच्ची से सब पता था, फिर भी एक लफ्ज़ ना कहा। कसम से बड़ी मीसनी बनी फिरती रही। अब इसका सारा गुस्सा सादिया पर बरस पड़ा था। इसने तेज़ी से पर्स खोला और मोबाइल निकाला, मगर इससे पहले कि वो कॉल मिलाती, शहरी ने जज्बाती लड़की का हाथ थामकर मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। रक्षी, रिलैक्स प्लीज़, इन सब बातों में सादिया का कसूर नहीं है, मैंने ही इसे मना किया था। आपने? वो हैरत से इसे घूरने लगी। मतलब आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे? वाह जी वाह, मैं सीधी हूँ ना, सब मुझे ही उल्लू बना देते हैं। वो खफा होकर मुँह बसोड़ने लगी। वो मुस्कुराया। अच्छा बस मूड ख़राब मत करो, सब कुछ बताता हूँ। तो फिर अभी और इसी वक्त सब कुछ सुनना चाहती हूँ, बगैर कोई बात छुपाए। लेकिन एक शर्त है। उसकी आंखों में शरारत भरी थी। शर्त? अब ये कोई नया ड्रामा है भाई?
तुम दौरान गुफ्तगू मेरी आंखों में देखोगी बगैर नजरें चुराए। वो चौंकी, फिर फौरन चीखी, ये शर्त है? ये तो सबसे मुश्किल काम है। ना बाबा ना, ये नहीं हो सकेगा। तो फिर मैं भी कुछ नहीं बता रहा, वो कंधे झुका कर बोला। ब्लैकमेल मत करें मुझे लाल हुडी वाले, उसने उंगली उठाकर तनबिया की। वैसे एक बात बताएं, आप इंस्टीट्यूट में तो बहुत संजीदा रहते थे, मुझे नहीं मालूम था आप इस कदर आशिक मजाज हैं। वहाँ उस्ताद था, मैं अब शौहर हूँ, और यही एक बाकरदार मर्द की निशानी है। क्या समझे तुम पगलो? फिर वो हंसते हुए बोला, बात कुछ यूँ है कि 2 माह कबल मैं छुट्टियों पर पाकिस्तान आया हुआ था। मैं शॉपिंग मॉल में था और वहाँ सादिया भी अपने शौहर के साथ आई हुई थी। इसने मुझे देख लिया और सलाम करने चली है। मुख्तसर सी रस्मी गुफ्तगू हुई और फिर उसने कहा, सर शादी अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। ये अहम बात तुम्हारे बारे में थी रक्षी। सादिया ने तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे इंतज़ार, तुम्हारी बेलौस चाहत के बारे में सब कुछ तफसील से बताया। मैं हैरान रह गया, सोच में पड़ गया कि आज के इस खुदगर्ज और मुफाद परस्त दौर में भी कोई लड़की किसी से इतनी सच्ची मोहब्बत कर सकती है। इतने बरस बगैर किसी उम्मीद के तुम मेरा इंतजार करती रही। तुमने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में कुर्बान कर दिए जो तुमसे बेखबर था। रक्षी यकीन करो, तुम्हारे ख़त की हर सतर मेरे दिल में उतर गई और उसी लम्हे मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, वो सच्ची खालिस मोहब्बत जो हर किसी को नसीब नहीं होती। रक्षी तुम सादिया से बदगुमान मत हो, उसने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अगर वो सब कुछ मुझे ना बताती तो शायद आज हम एक साथ ना होते। दरअसल मैंने ही उसे मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन शहरी, वो तस्वीर जो सादिया मुझे दिखाना चाहती थी, अगर मैं देख लेती तो आपका सारा सरप्राइज़ चौपट हो जाता। उसने कहका लगाया, वो तस्वीर मेरी थी ही नहीं। क्या? हैरत से उसकी आंखें फैल गई। तौबा है, आप तो कमाल के शरारती निकले। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने संजीदगी से पूछा था, शायरी अगर मैं शादी के लिए इनकार कर देती तो? क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी कि जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया हुआ है वो आप हैं। रक्षी, मैं खुद तुम्हारे सामने आ खड़ा होता, तुमसे वो सारे अल्फाज कहता जिनमें मेरी बेपनाह चाहत छुपी है, मिन्नतें करता, तुम्हें यकीन दिलाता। शायरी के दिल में अपने लिए मोहब्बत देकर इसकी आंखें नम होगी, मगर लबों पर मुस्कुराहट लिए वो मुखातिब हुई। शायरी, इन सब बातों की नौबत ही ना आती, क्योंकि मैं तो हमेशा से आप ही की थी। आप सिर्फ एक बार कहते और मैं उम्र भर के लिए आपकी हो जाती। ये कहते हुए वो बेख्तियार उसके सीने से जा लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो और सिर्फ धड़कनों की आवाज़ बाकी रह गई हो। कमरे में हल्की रोशनी थी, सरमई दीवारों पर मोमबत्तियों की मदम लो थरक रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के पार ठंडी हवा के झोंके पर्दों को हौले हौले हिला रहे थे। मगर चंद ही लम्हों बाद हया के रंग चेहरे पर बिखर गए और वह झिझकते हुए पीछे हट गई। इसके शर्माने पर वो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ रक्षी? कुछ नहीं है, उसने नज़रें चुराई। बस वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, वो शर्मा गई। लेकिन मुझे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लगा। पागल लड़की, टोटली पागल। लाल हुडी वाले आप बहुत बहुत ज़्यादा वो हैं। हाँ, शहरी ने उसकी बात पूरी की। जैसा भी हूँ मुकम्मल तुम्हारा हूँ और अब तुम्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। अगले ही लम्हे दोनों हंस पड़े और एक ऐसी हंसी जो दिल की गहराइयों से निकली थी, जिसमें मोहब्बत, राहत और बेफिक्री घुली थी। कमरा उनके कहकों से गूंज रहा था, जैसे दीवारें भी मुस्कुरा उठी हों और हवा खुशी के नगमे गुनगुना रही हो। उस लम्हे हर शय ने गवाही दी, मोहब्बत फ़क़्त 2 दिलों का नहीं 2 रूहों का मिलाप है। तो ये था आज का नावल, जिसका नाम है लाल हुडी वाला लड़का, और इसकी राइटर है हिरा खान। तो रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का नावल? होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।